नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, केरवाल छे। मैं सीए राहुल अग्रवाल वेलकम you all to a new video, capital gains for CA intermediate for May 25, September 25 and Jan 26 अटेम्प्ट के लिए। तो यह जो पूरा वीडियो है, यह वीडियो आपको पूरा अमेंडेड है। जो फाइनेंस एक्ट 2024 में सेकंड फाइनेंस एक्ट आया था 23 जुलाई 24 को, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा अमेंडेड वीडियो है। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो रेस्ट एश्योर्ड हो जाइए कि ये वीडियो पूरा अमेंडेड है, पूरे नोट्स अमेंडेड है। तो ये नोट्स आपको मिलेगा कहाँ से? ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे दिया है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि कैपिटल गेन्स जो चैप्टर है इसमें अमेंडमेंट बहुत सारा है, लेकिन मैंने चीज़ों को पूरा ऑर्गेनाइज किया है। मतलब मेरा ये नोट्स मैंने जो बनाया है ऐसा नहीं है कि मैंने सेक्शन वाइज सेक्शन की 45, 46, 47, 48 ऐसे करके मैंने नहीं बनाया है। मैंने अगर कोई एक एसेट क्लास है, फॉर टेक एन एग्जाम्पल अगर शेयर्स है तो शेयर्स का जितना भी प्रोविजन है मैंने उसको एक तरफ कर दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग मतलब कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के को लेकर जितने भी प्रोविजंस है मैंने उसको एक तरफ कर दिया है, सो डैट आपको जो है सेक्शन सेक्शन आपको यहाँ से वहाँ जंप करने की ज़रूरत नहीं होगी और 1 से डेढ़ घंटे में पूरा रिवीजन हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा इसको पूरा वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैपिटल गेन्स का चार्जेबिलिटी सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 45। कैपिटल गेन का चार्जेबिलिटी सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 45। तो 45 क्या बोलता है? 45 यह बोलता है एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। अगर आप किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो तो जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करोगे उस साल टैक्स लग जाएगा। जिस प्रीवियस ईयर में आप ट्रांसफर करोगे उस साल वो टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला कि कैपिटल एसेट होना चाहिए, सेकंड ट्रांसफ़र होना चाहिए। पहला कैपिटल एसेट होना चाहिए, सेकंड ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो अगर आपको कैपिटल एसेट का मीनिंग समझ में आ गया कि क्या-क्या कैपिटल एसेट होता है और ट्रांसफ़र का मीनिंग समझ में आ गया कि किस-किस को हम लोग ट्रांसफ़र बोलेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कैपिटल गेन्स हेड में यह आएगा कि नहीं आएगा। सीए इंटर के लिए ट्रांसफ़र का मीनिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी आपसे ऐसा पूछेगा ही नहीं कि ये ट्रांज़ैक्शन ट्रांसफ़र है या नहीं है। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें कैपिटल गेन तो आएगा ही आएगा। तो भी हम लोग ट्रांसफ़र का मीनिंग एक बार समझते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सिर्फ कैपिटल गेन्स का चार्जेबिलिटी सेक्शन। इसमें यह बोला जाता है कि जब भी कोई भी कैपिटल एसेट आप ट्रांसफ़र करते हो, तो जिस साल आप ट्रांसफ़र करोगे, उस साल ही आपको कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, आपको उस साल इनकम में ऑफ़र करना पड़ेगा। एकदम सिंपल सा बात है। तो अब सबसे पहले हम लोग ट्रांसफ़र का मीनिंग समझते हैं कि ट्रांसफ़र में क्या-क्या आता है। ट्रांसफ़र क्या-क्या आता है, सेक्शन 2 क्लॉज़ नंबर 47 में लिखा हुआ है। तो यह लाइन को याद करने से पहले मैं आपको यहाँ पे साइड में समझाता हूँ क्या-क्या है। ट्रांसफ़र कहने का मतलब होता है जब भी आप किसी कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफ़र करते हो, मतलब आपका राइट खत्म हो जाता है, आपका ओनरशिप खत्म हो जाता है, अब वो आपका नहीं होता है, तब उसको हम लोग ट्रांसफ़र बोलते हैं। पहला पहला इसमें है सेल। अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका राइट खत्म हो जाएगा। रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, अगर आप राइट को रिलिंक्विश कर रहे हो, रिलिंक्विशमेंट कहने का मतलब क्या होता है? त्यागना। अगर आप रिलिंक्विशमेंट कर रहे हो, अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब कि मैं अपना लैंड आपको दूँगा, आप मुझे उसकी जगह में शेयर्स दे दो, आप उसकी जगह में मुझे बिल्डिंग दे दो, तो एक्सचेंज इज़ ऑल्सो अ ट्रांसफ़र। अगर अगर आप किसी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो तो वह भी ट्रांसफ़र का डेफिनिशन में आएगा। अगर गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेती है तो भी ट्रांसफ़र का डेफिनिशन में आएगा। अगर आप ज़ीरो कूपन बॉन्ड को मैच्योरिटी या रिडेम्पशन में अगर आप उसको रिडीम करवाते हो तो वो भी ट्रांसफ़र के डेफिनेशन में आएगा। तो सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, कन्वर्जन टू स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद ज़ीरो कूपन बॉन्ड एंड कंपल्सरी एक्विजिशन। ये 5-6 अगर आपको याद हो गया तो आपका मेन डेफिनेशन याद हो गया। और एक और है पोजीशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, पोजीशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या-क्या कहा हुआ है। पहला है सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड एंड पोजीशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। मोस्ट ऑफ द जो भी ट्रांसफ़र है उसका टैक्सेबिलिटी हम लोग को सीए इंटर में पढ़ के चलना है। तो क्या आपको इसको याद रखने की ज़रूरत है?
जी नहीं, याद रखने का एकदम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा वो ट्रांसफ़र को ही आएगा, ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसफ़र नहीं है, आपको बोल दिया जाएगा कि कैपिटल गेन टैक्स निकालो। तो एक समझने के लिए कि सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ सॉरी कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन, मैच्योरिटी और रिडेम्पशन एंड पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आ गया है, तो अब जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जो है अब कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में क्या-क्या आएगा। क्योंकि एसेट तो सब कुछ है। एसेट आज मेरा ये लैपटॉप एसेट है, मेरा ये कैमरा एसेट है, मेरा ये फ़ोन एसेट है, मेरा ये हेडफ़ोन एसेट है, हर एक चीज़ एसेट है। क्यों? क्योंकि वो उससे बेनिफिट डिराइव कर रहे हो। लेकिन कैपिटल एसेट क्या है? कैपिटल एसेट आप ऐसा समझो जिससे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, जिससे आपको इनकम होता है। इनकम होता है और उसका कैपिटल एप्रिशिएट होगा। अगर आज आपके पास गोल्ड है, तो गोल्ड का रेट आने वाले दिनों में और इंक्रीज होगा। तो उससे क्या होगा, तो गोल्ड से क्या हो रहा है, आपको उसका कैपिटल वैल्यू, उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उस एसेट का, वो इंक्रीज होने वाला है। लैंड अगर आप आज परचेज करते हो तो ओवर द ईयर्स उसका वैल्यू इंक्रीज होने वाला है। वही अगर आप आज कार परचेज करते हो तो कल को आप अगर उसको रीसेल भी करोगे तो उसका वैल्यू 50% डाउन, 60% डाउन हो जाता है। तो कैपिटल एसेट कहने का मतलब ये होता है मेरे भैया जी, कि जिसका वैल्यू एप्रिशिएट होता है। समझ में आया? तो कैपिटल एसेट कहने का मतलब होता है जिसका वैल्यू एप्रिशिएट होता है, जिसका जिसका वैल्यू एप्रिशिएट होता है। तो हम लोग एक बार कैपिटल एसेट का डेफिनेशन को हम लोग साइड में पहले समझते हैं। देखो, नोट्स देख के अगर आप समझोगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है ना, कनेक्ट हो नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं आपको पहले साइड में समझा दूँ, फिर नोट्स को अगर स्टडी करते हैं ना, तो अपना-अपना फील होता है, फिर लगता है हाँ, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम लोग साइड में आके समझते हैं। तो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में ऐसा बोला गया कि कोई भी एसेट हो, ऑल एसेट, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं हो, मतलब आपका पर्सनल एसेट भी कैपिटल एसेट है। आप उसको बिजनेस में यूज कर रहे हो, अगर कोई लैंड है आप उसको बिजनेस में यूज कर रहे हो, वह भी कैपिटल कैपिटल एसेट है। वह लैंड है, उसमें आप रह रहे हो, आपका वहाँ पे अच्छा सा एक फार्म हाउस है, वह भी आपके लिए कैपिटल कैपिटल एसेट है। बिजनेस वाले ने अपना एक गोल्ड परचेज करके रखा है, उसके लिए वह कैपिटल एसेट है। आपने जो गोल्ड परचेज अपना ज्वेलरी है, वो आपके लिए कैपिटल एसेट है। तो इट इज़ इर्रेलेवेंट कि वह एसेट चाहे बिजनेस में यूज़ हो रहा हो, चाहे वो पर्सनल यूज़ हो रहा हो। तो डेफिनेशन में क्या बोला गया? ऑल एसेट्स, ऑल काइंड ऑफ एसेट, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे वो बिज़नेस से कनेक्टेड हो, चाहे वो बिज़नेस से कनेक्टेड नहीं हो, चाहे वो बिज़नेस और प्रोफ़ेशन से कनेक्टेड हो, चाहे वो नहीं हो, वह रेलिवेंट नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हर एक चीज़ मेरा कैपिटल एसेट हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जो बिज़नेस में स्टॉक्स होते हैं, जो स्टॉक जिससे हम लोग परचेज़ सेल करते हैं, क्या वो कैपिटल एसेट है? अगर आपका टेक्सटाइल का बिज़नेस है, अगर आपका ग्रोसरी का बिज़नेस है, आप जो उसको परचेज़ सेल करते हो, क्या वो आपका कैपिटल एसेट है? नहीं, वह कैपिटल एसेट नहीं है। वह बिज़नेस में यूज़ होने वाला आइटम है जिससे हम रेवेन्यू अर्न करते हैं। उससे जो प्रॉफ़िट और गेन होता है वह जाता है अपना पीजीबीपी में। कहाँ जाएगा? वह जाएगा अपना पीजीबीपी में, वह जाएगा अपना पीजीबीपी में। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब आ जाता है पर्सनल मूवेबल इफ़ेक्ट। पर्सनल मूवेबल इफ़ेक्ट, मेरा कार, मेरा फ़ोन, मेरा लैपटॉप, आर दीज़ कैपिटल एसेट्स? पर्सनल मूवेबल इफ़ेक्ट बोला गया। पर्सनल मूवेबल इफ़ेक्ट को भी हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। जैसे कार हो गया, लैपटॉप्स हो गए, चेयर्स हो गया, फर्नीचर हो गया, वो सब कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे आप बताओ, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, क्योंकि इन सब का वैल्यू एप्रिशिएट होता है। ज्वेलरी इज अ मूवेबल आइटम, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन इज अ मूवेबल आइटम, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग इज अ मूवेबल आइटम, लेकिन उसका वैल्यू एप्रिशिएट होता है। ड्राइंग्स एंड पेंटिंग वो नहीं जो आप बच्चा में बनाते थे छोटा छोटा, उसको नहीं बोलते हैं, जिसका वैल्यू एक्चुअली में है, जो आपने बहुत महंगे दामों में खरीद के रखा है। स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, तो ये चारों जो है आपका कैपिटल एसेट में आएगा। ये सब आपके कैपिटल एसेट में आ जाएगा। आपको समझ में आती है बात कि समझ में नहीं आती है? चलो, इसके बाद कुछ गोल्ड बॉन्ड्स है जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि यह कैपिटल एसेट नहीं होंगे। 6.5% गोल्ड बॉन्ड, 7% गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। इररिलेवेंट है, एग्जाम में इससे आइडियली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा कुछ गोल्ड बॉन्ड था। तो मैंने क्या-क्या बोला कि कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे नहीं हो, कोई मतलब नहीं, वह कैपिटल एसेट में आएगा। लेकिन उसमें से एक्सेप्शंस हो गया कि स्टॉक इन ट्रेड,
वह बिजनेस के लिए यूज होता है, वो पीजीबीपी में जाएगा। पर्सनल मूवेबल इफेक्ट को भी हटा दिया गया, लेकिन एक्सेप्शंस में चार है: ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग और एनी स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। अब आप बताओ, इंडियन इकोनॉमी जो है वह एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। इंडियन इकोनॉमी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जो इंडिया में है, इंडिया में होना चाहिए। अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड कहीं नेपाल में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, तो वो काउंट नहीं होगा। इंडिया में अगर कोई भी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है तो वह कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन किस एरिया को बोलेंगे कि वह रूरल एग्रीकल्चर लैंड है? किसको हम लोग बोलेंगे कि वह रूरल एग्रीकल्चर लैंड है? अगर 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 सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपैलिटी से 2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस को चेक करेंगे। अगर 2 किलोमीटर तक का पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा हो गया है, 10,000 से ज़्यादा हो गया है, 2 किलोमीटर तक, ये मेरा म्युनिसिपैलिटी है। यहाँ से हम लोग 2 किलोमीटर चेक करेंगे। अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है तो भैया जो भी लैंड उस एरिया में कवर्ड है वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। अगर 2 किलोमीटर से ज़्यादा और अगर हम लोग 6 किलोमीटर तक चेक कर रहे हैं, वहाँ का पॉपुलेशन अगर 1 लाख से ज़्यादा हो गया है, 1 लाख से ज़्यादा है, मतलब एडिशनल 4 किलोमीटर आगे जाएंगे और पॉपुलेशन अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। अगर 6 किलोमीटर से ज़्यादा जाएंगे लेकिन 8 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो गया तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। समझ में आया? तो मतलब 2 किलोमीटर के अंदर अगर पॉपुलेशन 8,000 तक ही है तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। 2 किलोमीटर से ज़्यादा 6 किलोमीटर तक के अंदर अंदर अगर पॉपुलेशन मेरा 90 के तक ही है, मतलब 1 लाख से कम, फॉर टेक एन एग्जाम्पल 90 के है, तो वो पूरा एरिया आपका एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा। लेकिन हम लोग सिर्फ 8 किलोमीटर तक चेक करेंगे। इस ऐसा है नहीं कि 6 किलोमीटर एकदम आगे तक चेक करते जाएंगे। मैक्सिमम लिमिट 8 किलोमीटर तक चेक करेंगे। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो गया, 6 किलोमीटर से जा रहे हैं हम लोग, 6 किलोमीटर तक यहाँ तक चेक कर लिए। अब 6 किलोमीटर के बाद एंड 8 किलोमीटर के अंदर अंदर वहाँ तक हम लोग देखेंगे कि हाँ, वहाँ का पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो गया है, तो वो वाला एरिया जो है एग्रीकल्चर लैंड में काउंट नहीं होगा। समझ में आया आपको? क्या ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट है? हाँ, थोड़ा रेलिवेंट है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ इतना हार्ड है नहीं। देखो, 10,000 का 10,000 में एक जीरो और ऐड कर दिया गया, फिर 1 लाख में एक जीरो और ऐड कर दिया गया, आपका नंबर इंक्रीज होते गया। 2 किलो में पहले आया 2 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर और ऐड किया गया, 6 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर और ऐड किया गया। तो आपको याद हो जाएगा। देखो, मैं याद करवाता हूँ। अगर 2 किलोमीटर के अंदर अंदर है और पॉपुलेशन अगर 2 किलोमीटर के अंदर अंदर है और पॉपुलेशन अगर 10,000 तक ही है, अगर पॉपुलेशन 10,000 तक है, तब एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आओगे। 2 किलोमीटर से लेके अगर आपका 6 किलोमीटर तक है और पॉपुलेशन आपका 1 लाख तक है, तो आपका जो है रूरल एग्रीकल्चर लैंड आ जाएगा। अगर आपका 6 किलोमीटर से लेकर अगर 8 किलोमीटर तक है, तो अगर पॉपुलेशन 10 लाख के इक्वल तक है, तो आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड के अंदर ये क्लासीफाई हो जाएगा। समझ में आती है बात आपको यहाँ तक? चलो, यहाँ तक बात आपको समझ में आती है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसको मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। अच्छा, जो एफआईआईज है, जो जो एफआईआईज लोग जो सिक्योरिटी इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, आपने सुना होगा कि एफआईआई लोगों ने जो है अपना अपना जो है पैसा बाहर कर लिया। उनका जो भी सिक्योरिटीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे वह एक तरह से वह कैपिटल एसेट है, और यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रीमियम भी कैपिटल एसेट है। यूलिप का टैक्सेबिलिटी सीए इंटर लेवल पे नहीं है, लेकिन सीए फाइनल के लेवल पे है। तो यूलिप को हम लोग सीए इंटर पे, बस यूलिप एक कुछ होता है इतना समझ के चलेंगे। और जो एफआईआई लोगों ने जो इन्वेस्ट करते हैं वो भी कैपिटल एसेट है। समझ में आ गई बात आपको? चलो, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो हम इसका क्विक रिकैप आपको देना चाहते हैं 2 मिनट का कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी एसेट, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो चाहे नहीं हो, वो कैपिटल एसेट है। समझ में आई बात यहाँ पे? इसमें एक्सेप्शंस पहले क्या लिया गया कि बिजनेस में जो स्टॉक इन ट्रेड यूज होता है वह कहाँ जाता है, वह जाता है पीजीबीपी में, तो उसको हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करके चलेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या हटाया? पर्सनल मूवेबल इफेक्ट। मैंने क्या बोला बच्चों, बोलो ना, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट। बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ तो आपको याद होते जाएगा, साथ साथ में बोलते जाना। पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, उसमें 4 एक्सेप्शंस हम लोगों ने हटा दिया। पहला क्या था? ज्वेलरी। फिर क्या था? ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स। फिर क्या था? स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। एंड फोर्थ क्या था? एक और एक
एक और था आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, एक था आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। उसके बाद हम लोगों ने क्या हटाया, कुछ गोल्ड बॉन्ड को हम लोगों ने हटा दिया 7.75%, 7% गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, जो इंडिया में है उसको हम लोगों ने हटाया। उसमें हम लोगों ने लिमिट क्या क्या पढ़ा कि अगर 2 किलोमीटर के अंदर तक है और पॉपुलेशन मेरा 10,000 तक ही है तो वह मेरा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। 2 किलोमीटर से लेके अगर 6 किलोमीटर तक का मेरा रेंज है और मेरा पॉपुलेशन अगर 1 लाख तक ही है तो वह मेरा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। अगर मेरा 6 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर तक है और मेरा पॉपुलेशन 10 लाख तक ही है तो वह मेरा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड में काउंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एफआईआई जो भी इन्वेस्ट करके चलेंगे, जो भी सिक्योरिटीज है वह कैपिटल एसेट है, एंड यूलिप इज ऑल्सो अ कैपिटल एसेट, सॉरी यूलिप भी जो है आपका कैपिटल एसेट में काउंट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? चलो, मैंने आपको 2-3 बार रिवाइज करवाया तो आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आती है? क्लियर है? पूरा फंडा क्लियर है कि ट्रांसफर किसको बोलते हैं, कैपिटल एसेट हम लोग किसको बोल के चलेंगे, किसको कैपिटल एसेट हम लोग नहीं बोलेंगे। अगर यहाँ तक आपका फंडा क्लियर है तो अब हम लोग आगे अपने गाड़ी को बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको आपको बात मेरी सारी की सारी बातें क्लियर हो गई। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले अब हम लोग आ जाते हैं कि पीरियड ऑफ होल्डिंग, कि शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा, उसको हम लोग समझते हैं। क्योंकि कैपिटल गेन के अंदर दो फंडा है कि भैया कि ये शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने हेल्ड किया है तो शॉर्ट टर्म में अलग टैक्सेबिलिटी होता है, अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म के लिए हेल्ड किया है, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कुछ अलग होती है। मैंने क्या बोला, अगर आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए रखा है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कुछ और होती है, अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कुछ और होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि जब अमेंडमेंट आया था तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को रखने का जो तरीका था वो भी चेंज कर दिया गया। तो आपको आपके पास दो जो होल्डिंग पीरियड याद रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मई 25 अटेम्प्ट, सितंबर 25 एंड जैन 26 अटेम्प्ट की थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, लेकिन अमेंडमेंट अगर आया है तो आपको करना तो पड़ेगा। तो आ जाओ, सबसे पहले अगर हम लोग बात करके चले, हम लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो कि जो है भैया कि सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग 23 जुलाई 24 के पहले का बात कर रहे हैं, हम लोग क्या है, हम लोग जो 23 जुलाई 24 के पहले का बात कर रहे हैं, अगर 23 जुलाई 24 से पहले का है बात तो पहले 3 होल्डिंग पीरियड थे, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स। मैंने क्या बोला, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स। 12 मंथ्स के अंदर क्या क्या आते हैं, जो भी सिक्योरिटीज लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, चाहे वो शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो, डिवेंचर्स हो, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो वो यहाँ पे काउंट हो जाएगा। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यू, यू, यूटीआई का यूनिट्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड, ये चार जो है 12 महीने के अंदर आते हैं। यह चार आपके 12 महीने के अंदर आते हैं। मैंने क्या क्या बोला, सिक्योरिटीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड जीरो कूपन बॉन्ड, इसमें 12 महीना का है। उसके बाद 24 महीना में क्या क्या कौन कौन से आएंगे, अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड और बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर्स एंड लैंड और बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर्स एंड लैंड और बिल्डिंग, ये आ जाएगा आपका 24 महीना में। 36 मंथ्स के अंदर आ जाएंगे अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स। क्यों? क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स जो है वो आपका 24 महीना में आ गया है, तो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर, सलम सेल और अदर कैपिटल एसेट्स, सलम सेल एंड अदर कैपिटल एसेट्स। तो मैंने क्या क्या बोला, भैया देखो, 12 महीना के अंदर क्या क्या आएगा, सिक्योरिटी जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज है, जीरो कूपन बॉन्ड है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, या फिर और फिर क्या क्या है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई है। 24 मंथ्स के अंदर क्या क्या आएगा, अनलिस्टेड शेयर्स आ जाएंगे, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, लैंड और बिल्डिंग आ जाएगा। 36 मंथ्स में क्या हो जाएगा, हम लोग का स्लम सेल आ जाएगा, उसके बाद हम लोग के अनलिस्टेड सिक्योरिटीज आ जाएंगे। 24 मंथ में अनलिस्टेड शेयर्स है लेकिन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज यहाँ पे आ जाएगा, और कोई भी अदर कैपिटल एसेट, मतलब ज्वेलरी हो, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हो, ड्राइंग्स हो, पेंटिंग्स हो, वो यहाँ पे 36 मंथ्स के अंदर काउंट होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने फेसबुक के शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है, जो लेटर सपोज यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो वो किस में आएगा, वो इसमें आएगा 12 महीना, 24 महीना या फिर 36 महीना, वह किस में आएगा।
वो आएगा भैया आपका 24 महीना में। देखो, हम लोगों ने बोला है लिस्टेड सिक्योरिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे एनएससी बीएससी जो इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है, वो बाहर वाले नहीं। तो बाहर वाले वो उसको हम लोग अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर ही 24 मंथ्स के अंदर लेके चलेंगे। ठीक है, चलो। अब लेकिन 23 जुलाई 24 के बाद क्या हुआ कि इसको चेंज कर दिया गया पूरा का पूरा। क्यों चेंज किया गया? कितना कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर आप देखोगे सिक्योरिटीज, इक्विटी ओरिएंटेड, जीरो कूपन बॉन्ड, यूटीआई, फिर 24 मंथ्स में अनलिस्टेड शेयर, लैंड और बिल्डिंग, 36 मंथ्स के अंदर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, स्लम सेल एंड अदर कैपिटल एसेट्स। तो भैया जी, हम लोगों ने क्या किया कि 23 जुलाई 24 के बाद से या उस दिन से हम लोगों ने होल्डिंग पीरियड चेंज कर दिया। होल्डिंग पीरियड क्या चेंज किया? जो भी शेयर, जो भी सिक्योरिटी लिस्टेड है, उसको हम लोग ने ले लिया है 12 मंथ के अंदर, और जो भी अनलिस्टेड वो आ गया है हम लोग का 24 मंथ्स के अंदर। तो इसका मतलब जो भी सिक्योरिटी आरएसी में लिस्टेड है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड एंड यूटीआई, ये चार एसेट जो पहले भी था वो भी आज भी 12 महीने के अंदर है, और इन सबको उठा के एक तरफ क्लब कर दिया गया है 24 मंथ्स के अंदर। तो अगर आप सिर्फ रख लो ये याद रख लो कि सिक्योरिटीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड जीरो कूपन बॉन्ड एंड यूटीआई, ये चार अगर आपको याद है तो वो 12 मंथ्स के अंदर है। अदर कैपिटल एसेट वो आपको 24 मंथ्स के अंदर कवर्ड हो जाएंगे। लेकिन आज के डेट में स्लम सेल जो है वो 36 मंथ्स के अंदर ही है। स्लम सेल जो है वो 36 मंथ्स के अंदर ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो आपको बातें याद हो गई कि पहले भी हम लोग 12 मंथ्स के अंदर क्या क्या था, लिस्टेड सिक्योरिटीज थे, जीरो कूपन बॉन्ड थे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड थे, यूनिट्स ऑफ यूटीआई थे। ये 12 मंथ्स के अंदर पहले भी थे और आज भी ये 12 मंथ्स के अंदर ही है। 24 मंथ्स के अंदर अगर हम लोग बात करके चले तो फिर 24 मंथ्स के अंदर अदर कैपिटल एसेट एंड 36 मंथ्स के अंदर आ जाता है हम लोग का स्लम सेल। यहाँ तक बात समझ में आती है आप लोगों को? अगर यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या आपको समझ में आ गया है बात, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको समझ में आ रही है चीजें या नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम लोग ने पढ़ लिया कि भैया ये ट्रांसफर क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि कैपिटल एसेट किसको बोल के चलते हैं। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि शॉर्ट टर्म कब होगा, लॉन्ग टर्म कब होगा। ठीक है, 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना। तो हम लोग कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे कैसे? आप गेन कैसे कंप्यूट करते हो? आप अपने लाइफ में भी अगर आप कैसे कंप्यूट करते हो, कितना में मैंने बेचा और कितना में मैंने खरीदा, तो यहाँ भी वही करना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितना आपको पैसा मिला। जो भी एक्सपेंडिचर आप इंकर्ड करते हो, जो भी खर्चा आप करते हो उस सेल को करने के लिए, आपने कोई कमीशन दिया, कोई स्टाम्प ड्यूटी पे किया, तो वो आपको एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा। फिर जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जितना में आपने परचेज किया या आपने उसमें कुछ रिनोवेशन करवाया, कुछ चेंजेस करवाया, वह लेस कर देंगे। कुछ अगर एग्जेम्पशन 54B 54D का है तो वह आपको मिल जाएगा। फिर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में क्या अलग से? लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है, यहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको देना होगा और पूरा का पूरा प्रोविजन सेम ही है। आपको मालूम होगा कि इंडेक्सेशन बेनिफिट 23 जुलाई 24 के बाद खत्म हो गया है। तो इसलिए आपको इंडेक्सेशन तभी करना है अगर 23 जुलाई 24 से पहले पहले ही ट्रांसफर हुआ है। अगर 23 जुलाई 24 से पहले पहले अगर ट्रांसफर हुआ है, अगर ट्रांसफर टू प्लेस बिफोर 23 जुलाई 24 तब जाके जो है आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको देना है। तो सिंपल सा बात है। प्रोफोर्मा में मैंने क्या बोला कि सेल में से आप क्या लेस कर लोगे, कोई भी एक्सपेंडिचर है वो लेस कर लोगे। टीटी वाला बात में शेयर्स में आगे आगे जाके कवर कर लूंगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उसको लेस कर लो। कोई एग्जेम्पशन अगर आपको मिलने वाला है 54 सीरीज का, वो लेस कर लेंगे। जो अमाउंट बचेगा वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन दी होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड मतलब 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स। और अगर अगर ये लॉन्ग टर्म में है तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स। अगर ट्रांसफर 23 जुलाई 24 से पहले पहले हुआ है तो इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, और अगर 23 जुलाई 24 के बाद हुआ है तो इंडेक्सेशन को हम लोग इग्नोर कर देंगे। समझ में आती है बात आपको यहाँ तक? अभी तक मैंने क्या क्या समझाया आप लोगों को कि चार्जेबिलिटी सेक्शन, ट्रांसफर का डेफिनेशन, कैपिटल एसेट का डेफिनेशन, होल्डिंग पीरियड की शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कब कब होगा। कोई लॉजिक है नहीं कि ये शॉर्ट टर्म कब है, ये लॉन्ग टर्म कब होगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक प्रोफॉर्मा मैंने लिख दिया कि क्या कब की कंप्यूटेशन हम लोग कैसे कैसे करके चलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? अरे बोलो ना, यहाँ तक बात समझ में आती है आप लोगों को?
अगर समझ में अगर अगर आप लोग को यहाँ तक बात एकदम क्लियर है, अगर ये रिविजनरी वीडियो में यहाँ तक बात क्लियर है, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले एक्सेप्शन टू द ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि भैया जिस साल जो है आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो, जिस साल आप ट्रांसफर करते हो, सेक्शन नंबर 45 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, जिस साल ट्रांसफर करते हो उसी साल टैक्स लग जाता है। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शंस हैं कि जिस साल आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे उस साल टैक्स नहीं लगेगा, जिस साल आपको कंसिडरेशन मिलेगा उस साल जो आपको टैक्स लगने वाला है। मतलब पहला एग्जांपल है इंश्योरेंस का। अगर फ्लड हुआ, हरिकेन हुआ, साइक्लोन हुआ, अर्थक्वेक हुआ, इस कारण से अगर आपका कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है और अगर आपने उसका इंश्योरेंस लिया हुआ है, प्रॉपर्टी अगर डैमेज हो गया है तो वो तो लॉस में गया, लेकिन इंश्योरेंस से जो पैसा आया उसमें कैपिटल गेन चार्जेबल हो जाएगा। तो जिस साल आपको पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, या कोई अगर आपको उसके जगह में अगर एसेट मिलता है, उस साल आपको जो है ट्रांसफर माना जाएगा। मान लीजिए कि 2025 में मेरा कोई एसेट चले गया, लेकिन 2028 में हमको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है, तो 2028 को जो हम लोग ट्रांसफर मान के चलेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? जो भी पैसा हमको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी या कोई एसेट हमको उसके जगह में देगी, तो वो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ मुझे मालूम ही है मैंने कितना में परचेज किया है। और अगर अगर मैंने कभी किसी कैपिटल एसेट को मैंने अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, ज्वेलरी बिजनेस में ऐसा होता है कि मेरा घर का ज्वेलरी था, मैंने उसको बिजनेस में लेके आ गया, तो घर का ज्वेलरी क्या था? मेरा कैपिटल एसेट। लेकिन मैं अगर उस बिजनेस में लेकर आ गया, या फिर मेरा कोई एक ऐसा बिल्डिंग था जिसमें हम रहते थे, हम एक बहुत बड़े बिल्डर थे, मैंने उसको अपने बिजनेस में लेके आ गया, तो 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 किस साल टैक्स में चार्जेबल होगा? जब वो स्टॉक सेल होगा, जब वो स्टॉक सेल होना स्टार्ट होगा, तब जो है कैपिटल गेन टैक्स आपको लगते जाएगा। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो होगा जो कैपिटल एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू होगा जिस साल आपने उसको कन्वर्ट किया है। जिस साल आपने कन्वर्ट किया उसका उसका फेयर मार्केट वैल्यू ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। और यह जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडर और यह फेयर मार्केट वैल्यू जो कैपिटल एसेट का है, वही कॉस्ट बन जाएगा स्टॉक इन ट्रेड का, वही कॉस्ट बन जाएगा आपका स्टॉक इन ट्रेड का। समझ में आई बात यहाँ तक? थर्ड पॉइंट क्या होता है? कभी कभी हम लोगों ने आपको पढ़ा, ऊपर में ही समझाया था कि भैया कभी कभी क्या होता है, आप कंपलसरी एक्वायर करते हो, कभी कभी क्या होता है, आप किसी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेती है रीडेवलपमेंट के लिए, मेट्रो लाइन जाना है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो अगर गवर्नमेंट एक्वायर करती है, तो वह भी क्या हुआ कि आपका प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास गया तो ये ट्रांसफर हो गया, लेकिन जिस साल आपको पैसा मिलेगा उस साल जो आपको टैक्सेबिलिटी आएगी, जिस साल आपको पैसा मिलेगा उस साल आपको टैक्सेबिलिटी आएगी। जो गवर्नमेंट कंपनसेशन पे करेगी वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा, जो गवर्नमेंट कंपनसेशन पे करेगी वही आपका भैया क्या हो जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। कभी-कभी क्या होता है कि कंपनसेशन जो होता है वो बहुत कम दिया जाता है। तो आप कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास जाते हो कि कंपनसेशन बहुत कम है, इसको एनहांस करवाओ। तो फिर कोर्ट या ट्राइब्यूनल क्या करती है? उसको एनहांस कर देती है, उसको इंक्रीज कर देती है। तो अगर क्या होता है कभी-कभी, ठीक है, एक बार आज आपने किया अपील, तो इंटरिम ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा सभी लोगों को। इंटरिम ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। जब ये फाइनल ऑर्डर आ जाएगा ना, कि फाइनल ऑर्डर कि हाँ 2 लाख रुपया जो सबको दिया जाएगा, तो 2 लाख रुपया जो है आपको जिस साल पैसा मिल जाएगा, आपको जो है उस साल उसको ऑफ़र करना है, और इसका कॉस्ट होगा नील। इसका कॉस्ट ऑफ फॉर दिस पर्पस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा नील। जब गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन पे करके चल रही है, तो जो आपको पैसा मिला वो तो ठीक है, वह आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा, उसमें से आप कॉस्ट को लेस कर दोगे, आपका आ जाएगा कैपिटल गेन, राइट? लेकिन जब इन्हांस कंपनसेशन हो जाएगा, जब कंपनसेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा, जब वह पैसा जब आपके पास आएगा, जब वह पैसा आपके पास आएगा और वो फाइनल ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बात मैंने लिखा हुआ है, एनी इन्हांस कंपनसेशन रिसीव इन प्रेजेंस ऑफ एनी कोर्ट shall be deemed to be chargeable under the head capital gain of the if final order is made। मतलब इंटरिम ऑर्डर आपको इग्नोर करना है, इंटरिम ऑर्डर से आपको कोई मतलब नहीं है, इंटरिम ऑर्डर से आपको कोई भी मतलब नहीं है, ओनली फाइनल ऑर्डर इज कंसिडर्ड। क्योंकि कंफ्यूजन होता है, फाइनल ऑर्डर जब आ जाएगा, जितना पैसा आएगा उतना आपको कैपिटल गेन में चार्ज कर देना है, उतना कैपिटल गेन में आपको ऑफर कर देना है। कोई भी कॉस्ट इसका नील हो जाएगा, बिकॉज सारा कॉस्ट का बेनिफिट आपने फर्स्ट टाइम जो कंपनसेशन मिला था उसी साल आपने इसको टैक्सेबिलिटी करवा लिया था।
तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने चार्जेबिलिटी सेक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने कैपिटल एसेट का डेफिनेशन को पढ़ा, ट्रांसफर के डेफिनेशन को पढ़ा, कैसे कंप्यूटेशन करते हैं उसके बारे में पढ़ा, पीरियड ऑफ होल्डिंग के बारे में पढ़ा और कुछ एक्सेप्शंस के बारे में पढ़े कि जिस साल ट्रांसफर होता है उस साल हम लोग कैपिटल गेन नहीं मानते हैं। 3 एक्सेप्शंस है इंश्योरेंस का, जब कैपिटल एसेट को आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, वो जब कंपल्सरी एक्विजिशन होता है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये कन्वर्जन और ये कंपल्सरी एक्विजिशन ये आपके एक्सेप्शंस में काउंट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात आपको? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो चलो, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है किसको किसको हम लोग ट्रांसफर नहीं ही मानेंगे। इसलिए हम लोग टॉपिक अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कोई कुछ कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं बोलते हैं, मतलब ये ट्रांजेक्शन को हम लोग ट्रांसफ़र मानेंगे ही नहीं। अगर किसी ट्रांजेक्शन को हम लोग नहीं मानेंगे तो उससे क्या होगा कि सेलर के हाथ में कैपिटल गेंस नहीं आएगा, कैपिटल गेंस नहीं आने वाला है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ 8-10 ट्रांजेक्शन है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो मैं पहले नोट्स को छोड़ के पहले मैं आपको यहाँ पे रफ पेज में समझाता हूँ सो दैट ईजी हो जाएगा। जब भी कोई एचयूएफ अपना पार्टीशन करेगा, चाहे वो पार्शियल हो चाहे वो टोटल पार्टीशन हो, तब उस केस में कोई भी तरह का उस केस में क्या होगा, उस केस में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सेकेंड केस क्या होता है? अमलगमेशन। अमलगमेशन मतलब एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी, दोनों आपस में जुड़ गए और बन गया कंपनी सी, तो इसको बोलते हैं अमलगमेटिंग कंपनी, इसको बोलते हैं अमलगमेटेड कंपनी। अमलगमेटिंग कंपनी एंड अमलगम इसको बोलते हैं अमलगमेटिंग कंपनी, इसको बोलते हैं अमलगमेटेड कंपनी। तो यह दो कंपनी जब आपस अपना एसेट ट्रांसफर करेगी इसको, तो इसके हाथ में कैपिटल गेन नहीं आएगा, इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं मान के चलेंगे। अगर कोई कंपनी डीमर्ज हो रही है, जैसे आईटीसी होटल ने क्या किया, आईटीसी ने क्या किया, अपना आईटीसी होटल को अलग कर दिया। तो जब कोई कंपनी डीमर्जर हो रही है तो वो अपना एक यूनिट का एसेट को ट्रांसफर करके एक नया कंपनी बनाती है। तो जब कंपनी डीमर्ज होती है और जब यह रिजल्टिंग कंपनी आती है, तब ये जो एसेट ट्रांसफर कर रही है उस केस में भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, मतलब इसके हाथ में कोई कैपिटल गेन आने वाला नहीं है। उसके बाद एक और, जब ये अमलगमेशन के केस में कोई शेयर होल्डर है जो अपना शेयर्स कंपनी ए और कंपनी बी से हटा कंपनी ए का शेयर, अब मान लीजिए शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी ए का शेयर्स है, मैंने क्या बोला, कंपनी ए का शेयर्स है। अब वो क्या कर रहा है, जब वो ये कंपनी अमलगमेट होगी तो ए का शेयर्स तो कंपनी ए में जो शेयर होल्डिंग था वो खत्म हो जाएगा और उसके पास सी का शेयर होल्डिंग आ जाएगा। तो उस केस में इसने जो ए का शेयर होल्डिंग गिव अप किया तो वह कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। तो हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 ट्रांजेक्शन में हम लोगों ने बोला कि यह ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। फिफ्थ ट्रांजेक्शन होता है जब भी कन्वर्जन होगा बॉन्ड का या डिवेंचर का, बॉन्ड या फिर डिवेंचर का, किसमें होगा, किसी शेयर्स में होगा या किसी अलग क्लास ऑफ बॉन्ड में होगा और किसी अलग क्लास के डिवेंचर्स में होगा, तब भी जो है ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ये बात समझ में आती है आपको? जब भी कन्वर्जन होगा, जब भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का रिडेम्पशन होगा या फिर रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम के अंदर या फिर रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम के अंदर कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगा तो वह भी जो है ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम कहने का मतलब क्या होता है, जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं उनके पास क्या होता है, अपना एक घर है और लेकिन उनके पास कोई इनकम होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बैंक के पास जाएंगे, बैंक को बोलेंगे यह मेरा प्रॉपर्टी तुम रख लो और तुम हमको महीना जो है इसका जो है हमको पैसा देते रहना, ईएमआई तुम हमको पे करना, ये प्रॉपर्टी तुम हमसे ले लो। उससे क्या होता है कि ये जब इनका डेथ हो जाएगा तब ये प्रॉपर्टी बैंक के पास आ जाएगी और ये ईएमआई मेरे पास आ जाएगा और ये जो महीना इंस्टॉलमेंट है मेरे पास आ जाएगा, हम उससे कमा लेंगे क्योंकि मेरे पास कोई इनकम है नहीं। तो हम लोगों ने कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स पढ़े जिसको हम लोग ट्रांसफर नहीं बोलते हैं। पहला टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। जब होल्डिंग कंपनी जब जब कोई होल्डिंग कंपनी अपने होल्ली ओन इंडियन सब्सिडियरी को कोई एसेट ट्रांसफर करती है, यह वाला रह गया। यह क्या होता है, कोई होल्डिंग कंपनी है, इसका कोई होल्ली ओन सब्सिडियरी है, होल्ली ओन सब्सिडियरी मतलब 100% है लेकिन ये इंडियन है, इसको कोई एसेट ट्रांसफर करेगी तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और वही होल्ली ओन सब्सिडियरी जो इंडियन है वो होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर करेगी, तब भी जो है हम लोग उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, तब भी जो हम लोग उसको ट्रांसफर नहीं मान के चलेंगे, तब जो हम लोग उसको ट्रांसफर नहीं मान के चलेंगे। तो आपको ये बात समझ में आया कि जब भी कोई भी कैपिटल एसेट
कोई होल्डिंग कंपनी होल्ली ओन इंडियन सब्सिडियरी को ट्रांसफर करती है, जब कोई होल्ली ओन सब्सिडियरी जो इंडियन होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर करती है। अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेटेड कंपनी को इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन ट्रांसफर होता है। जब डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर करती है। जब कोई शेयर होल्डर अमलगमेटिंग कंपनी का शेयर छोड़ के उसको अमलगमेटेड कंपनी का शेयर मिलता है, तो जो अमलगमेटिंग कंपनी का शेयर को गिव अप कर रहा है, यहाँ पे कंपनी ए का शेयर को गिव अप कर रहा है, उसको हम ट्रांसफर नहीं मान के चलेंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जब रिडीम होता है उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे मतलब उसको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। जब भी बॉन्ड या डिवेंचर को आप शेयर्स या डिवेंचर में ट्रांसफर को कन्वर्ट करोगे, प्रेफरेंस शेयर्स को आप इक्विटी में कन्वर्ट करोगे, या रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम के अंदर जो ट्रांसफर होती है उसको भी हम लोग ट्रांसफर नहीं मान के चलते हैं। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे यह बताना कमेंट में कि हम लोग ने बात किया कि प्रेफरेंस शेयर जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो जो है हम लोग ट्रांसफर नहीं मानेंगे, लेकिन अगर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट होगा तब ट्रांसफर होगा क्या? ठीक है, देखो कभी भी ना इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि कन्वर्जन हमेशा सेम इस क्लास में या उसके ऊपर वाले क्लास में होता है। अगर कोई बॉन्ड या डिवेंचर को हम अगर कन्वर्ट कर रहे हैं डिवेंचर्स में, तो उसमें इंटरेस्ट रेट हाई होगा या फिर उसका रिडेम्पशन वैल्यू कुछ अच्छा होगा, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, तभी हम कन्वर्जन के लिए ऑप्ट करेंगे। तो हम ऑप्ट क्यों करें जब हमको सेम बेनिफिट मिलना है? तो इक्विटी शेयर्स ज़्यादा ऊपर है या प्रेफरेंस शेयर? इक्विटी है, तो इसलिए प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्जन होता है, इक्विटी का प्रेफरेंस में कभी कन्वर्जन नहीं मिलेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक है, मैं समझाता हूँ। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा गोल्ड को इम्पोर्ट करता है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किया, जिसके अकॉर्डिंग आपको इस बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलेगा, और ये बॉन्ड गोल्ड के रेट से इंटरलिंक्ड रहेगा। गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो आपका बॉन्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग गोल्ड में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन करने के लिए। इसलिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है आपको बॉन्ड इशू हम लोग कर देंगे, जिसको आप अगर रिडीम भी करोगे तो भी जो भैया आपको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, और इसका प्राइस पूरा बॉन्ड गोल्ड से लिंक रहता है। तो चलिए किसको किसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे याद करवा दूं आपको, या आपको याद हो गया है? मैं कहता याद हो गया होगा, लेकिन चलो मैं आपको याद करवा देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, एकदम प्यारा सा एकदम याद करवा देता हूँ। अगर कोई एचयूएफ अपना एसेट ट्रांसफर कर रहा है, सॉरी, पार्टीशन हो रहा है एचयूएफ का, तो नहीं होगा। कोई होल्डिंग कंपनी इंडियन होल्ली ओन सब्सिडियरी को ऐसे ट्रांसफर कर रही है, या फिर उसका उल्टा, या फिर सब्सिडियरी जो है होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर रही है। थर्ड केस में क्या होता है, जब कोई प्रेफरेंस शेयर जो है, जबकि प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है। जब कोई फोर्थ क्या होता है, जब कोई बॉन्ड या डिवेंचर, जब जब कोई बॉन्ड या डिवेंचर शेयर्स या बॉन्ड या डिवेंचर में कन्वर्ट हो रहा होता है। फिफ्थ क्या है, रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम के अंदर जो भी ट्रांसफर हो रहा होता है। सिक्स क्या है, जब कोई दो कंपनी अमलगमेट होती है, दोनों अपना एसेट ट्रांसफर करती है अमलगमेटेड कंपनी को, तो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। सेवन नंबर क्या है, जब कोई डीमर्ज कंपनी अपना एसेट ट्रांसफर करके एक नया कंपनी बनाती है रिजल्टिंग कंपनी, तब हम लोग ट्रांसफर नहीं मानेंगे। एट नंबर क्या है, कोई शेयर होल्डर है जिसके पास इस कंपनी का शेयर है, अमलगमेटिंग कंपनी का शेयर है, जो वो शेयर गिव अप करता है और उसको अमलगमेटेड कंपनी का शेयर मिलता है, तब ट्रांसफर हम लोग नहीं मानेंगे। और हम लोग ने क्या पढ़ा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जब जब रिडेम्पशन होता है तब हम लोग ट्रांसफर नहीं मान के चलेंगे। तो ये आपको 8-10 पॉइंट आपको याद हुआ कि आपको ये 8-10 पॉइंट याद नहीं हुआ? देखो जब भी आप रिवाइज करोगे ना, आपको ऐसे ही छोटा-छोटा करके रिवाइज करना होगा, तब जाके आपका इतना बड़ा सिलेबस कवर्ड होगा, नहीं तो कवर्ड कभी नहीं होगा, ठीक है? अब आ जाते हैं कि कंपनी जब लिक्विडेशन में जाती है, जब भी कोई भी कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, जब भी कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तब क्या होता है? जब भी कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो क्या होता है? देखो, जब भी कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो अगर अगर डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स, होल्डर्स को सबको पैसा देने के बाद उसके पास कुछ पैसा बच जाएगा, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को देगी। कंपनी जब लिक्विडेशन में जा रही है, जब वो अपना एसेट देगी अपने शेयर होल्डर्स को, कंपनी तो गई, तो जब वो अपना एसेट देगी किसी भी शेयर होल्डर्स को, तो उसके हाथ में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंपनी अब रहेगी नहीं तो टैक्स कौन पे करेगा? तो इसलिए कोई कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी आता नहीं है। लेकिन शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबिलिटी आएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है? शेयर होल्डर्स को कुछ मनी मिल सकता है, या कुछ एसेट्स भी मिल सकता है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स। हम लोग ने पहले भी पढ़ा था 222C के अंदर कि अगर कंपनी अपना एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स को, तो वो डीम्ड डिविडेंड माना जाता है इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर टू द एट्रीब्यूटेबल टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स।
वो आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। तो एक तरफ आप जो मुझे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आईएफओएस में टैक्सेबल कर रहे हो, फिर कैपिटल गेन में, तो कैपिटल गेन में क्या होगा, जितना भी आपको पैसा मिला, जो भी आपको एसेट्स मिला, और जो आपने आईएफओएस में टैक्सेबल कर दिया उसको आप लेस कर दोगे, जो आपने आईएफओएस में टैक्सेबल कर दिया उसको आप लेस कर दोगे, वो हो जाएगा आपका फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से आप अपना कॉस्ट को लेस कर लो, आपका आ जाएगा कैपिटल गेन। मैंने क्या बोला, जब भी कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तब क्या होता है, वो अपना एसेट को ट्रांसफर कर रही है, एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो कंपनी के हाथ में वैसे ही कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है, क्योंकि वो कंपनी अब बंद होने वाली है, कंपनी बंद होने वाली है, तो कोई टैक्सेबिलिटी यहाँ पे आएगा नहीं। और शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो एसेट मिला, तो 222 सी के अंदर टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो डीम्ड डिविडेंड होगा, आईएफओएस के अंदर वो चार्जेबल होगा, लेकिन कैपिटल गेन के अंदर उतना सा अमाउंट आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम लोग लेस कर देंगे, वही आपका हो जाएगा एफवीओसी। अब आ जाते हैं हम लोग टैक्सेबिलिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके। इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्सेबिलिटी देखो, यहाँ पे ना सारा चीज़ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का सारा प्रोविजन मैंने एक ही जगह जो है कंसिडर कर दिया है, सो दैट आपको कहीं भी कुछ भी भूलने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग जो है, चलो यहाँ पे हम लोग अब समझते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले किसी भी एसेट का अगर हम लोग कैपिटल गेन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से हम लोग लेस कर देंगे कोई भी एक्सपेंसेस है, और फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ले लेंगे, और फिर आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सब में ऐसा ही होता है। तो चलो सारा चीज़ को हम लोग जो है एक तरफ एक बार हम लोग पढ़ के चलते हैं, चलो आ जाओ। सबसे पहले आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 सी के अंदर, इसमें क्या है कि अगर आप क्या होता था पहले, लोग क्या करते थे कि एचडीवी से कम पे सेल करते थे। मतलब लेटर सपोज मेरा मेरा एचडीवी है 100 रुपया, लोग क्या करते थे, लोग सेल करते थे मात्र 80 रुपीज में। ठीक है, 80 रुपीज में सेल करते थे, और क्या करते थे कि 20 रुपया जो डिफरेंस है उसको कैश में लेते थे। गवर्नमेंट को यहाँ पे 80 रुपया ही शो करते थे, और कैपिटल गेन कम पे करते थे। तो समझ में आई मेरी बात। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स एक्ट ने क्या किया कि नहीं, आप एचडीबी से कम पे तो यहाँ पे बेच नहीं पाओगे, एचडीबी तो यहाँ पे कम से कम आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे लिमिट लगा दिया। लिमिट क्या लगा दिया कि अगर 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 कंसिडरेशन का 110% तक एचडीवी है, अगर कंसिडरेशन का 110% तक अगर कंसिडरेशन का 110% तक एचडीवी है, तब तो चल जाएगा। अब देखो, कंसिडरेशन 80 है, इसका 110% कितना होता है, 88। एचडीवी मेरा कितना है, 100 रुपया। तो तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एचडीवी कंसीडर करना पड़ेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में। फॉर टेक एन एग्जाम्पल, मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता 95, और मेरा एचडीवी होता 100 रुपया। तो फिर हम लोग कितना लेके चलते हैं, 95 रुपीज। क्योंकि 110% इसका होता है 104.5। कितना होता है, 104। जो हम लोग का 100 रुपया हम लोग का एचडीवी है, तो हम लोग एचडीवी 100 रुपया ही हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 95 रुपीज लेके चलेंगे। समझ में आई बात। कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसा लगता है बाप रे बाप, ये एचडीवी इतना ज़्यादा क्यों है, तो आप चल जाते हो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। वैल्यूएशन ऑफिसर को बोलते हैं ये एचडीबी मेरा ज़्यादा है। वो बोलता है ठीक है भैया, हम इसको रीअसेस करेंगे। उसने बोला कि नहीं, ये एचडीबी होगा मेरा 120 रुपया, आपने 100 पे रॉन्ग टैक्स पे कर दिया। तो आप यहाँ पे क्या लोगे, 100 या 120? आप यहाँ पे लोगे 100। जो एसएससी के लिए मोर बेनिफिशियल है वो लोगे। वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला नहीं, इसका एचडीबी होगा मात्र 80 रुपीज। तो आप यहाँ पे क्या लोगे, आप यहाँ पे एचडीबी कंसिडर करोगे 80 रुपीज। तो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाओगे, जो आपके लिए मोर बेनिफिशियल होगा वो लोगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है, फाइनल एग्रीमेंट बनने से पहले, फाइनल ट्रांसफर होने से पहले एक एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट होता है, तो जिस दिन आपने ट्रांसफर किया, चाहे तो आप उस दिन का एचडीवी कंसीडर कर लो, या आप जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया, मतलब एक जो एग्रीमेंट होता है छोटा जो टोकन अमाउंट का, आप उस दिन का एचडीवी भी कंसीडर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट से कुछ कंसिडरेशन पे कर दिया हो, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। तो इन सब बातों को ही मैंने यहाँ पे नीचे में समझाया है, जो आपको समझना है। तो आ जाओ हम लोग नीचे में यहाँ पे समझते हैं। सेक्शन 50 सी क्या बोलता है, अगर ये बात करता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को, अगर एचडीवी 100 कंसिडरेशन का 110% से ज़्यादा है तो क्या लेंगे, एचडीवी
लेना पड़ेगा, लेकिन 110% तक ही है मेरा एचडीबी, तो कंसिडरेशन लेंगे। डेट ऑफ अग्रीमेंट और डेट ऑफ ट्रांसफर अगर अलग अलग है तो हम लोग जो है डेट ऑफ अग्रीमेंट का हम लोग एचडीबी ले सकते हैं, चाहे तो ले सकते हैं। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट किया हो, वैल्यूएशन ऑफिसर ने एचडीबी से ज़्यादा हम लोग को एचडीबी इंक्रीज कर दिया तो एचडीबी वाला फिगर लेंगे, अगर कम कर दिया तो हम लोग जो जो ऑफिसर ने बोला है वही अमाउंट लेके चलेंगे। कभी-कभी आपको मालूम होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है एडवांस मनी, कि भैया एक एडवांस मनी पे कर दो ना। तो एडवांस मनी अगर आपने 1/4/14 से पहले लिया है, अगर आपने 1/4/14 से पहले अगर आपने एडवांस मनी लिया है, तो उसका क्या होगा? अगर आपने 1/4/14 के बाद लिया है, अगर आपने 1/4/14 के बाद लिया है एडवांस मनी, तो उसमें आपका क्या होने वाला है, उस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। अगर 1/4/14 से पहले अगर आपने एडवांस मनी लिया है, तो अब आप उस एसेट को ट्रांसफ़र करोगे, तो जब ट्रांसफ़र करोगे आपको इसको कॉस्ट से लेस कर लेना है। कॉस्ट से लेस कर लेना है, क्योंकि जब आपको एडवांस मनी मिला और वो आपने उसको फ़ॉरफ़िट कर लिया, तो आपने कहीं उसको ऑफ़र तो किया ही नहीं। तो अब कैपिटल गेन ज़्यादा करने के लिए उसको आपको कॉस्ट से लेस कर लेना है। लेकिन फिर आए थे अरुण जेटली जी 2014 में, जब आए थे नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने बोला इतना किसी को याद रहता नहीं है कि हमको लेस करना है, लोग लेस करते ही नहीं है। तो जब भी आपको एडवांस मनी फ़ॉरफ़िट हो जाएगा ना, आप आईएफओएस में उसको टैक्सेबल कर देना। सेक्शन नंबर 51 यह बोलता है और मैंने इसको यहाँ पे यही समझाया है कि कभी भी आप एडवांस मनी फ़ॉरफ़िट करोगे, अगर 1/4/14 से पहले का है, तो जब आप ट्रांसफ़र करोगे उस एसेट को बाद में कभी भी तो कॉस्ट से लेस कर लेना। अगर 1/4/14 के बाद अगर आप एडवांस मनी फ़ॉरफ़िट कर रहे हो, तो आप उसको आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल कर देना। ये 1/4/14 याद कैसे रहेगा? मोदी जी कब आए थे? 14 में, 19 में, फिर 24 में आए, तो इसलिए 2014। समझ में आ गई आपको यह वाली बात? हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने इसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। देखो हम एक-एक आइटम को पकड़ेंगे और एक-एक आइटम को हम जो है डिस्कस कर देंगे। ऐसा है नहीं कि मैं पहले सेक्शन 50 सी पढ़ाऊँ, फिर मैं बाद में जाके 51 पढ़ाऊँगा, फिर वैसे मैं सेक्शन वाइज़ मैंने समराइज़ किया नहीं है, क्योंकि मैंने इस इनकम टैक्स के अंदर मैंने काम किया है, तो मैंने पूरा इकोसिस्टम बनाया है कैपिटल गेन्स का, कि जब आप पढ़ोगे, आपका एक लाइफ बन चाहिए, आपका एक फ्लो बनना चाहिए। ठीक है? चलो कभी-कभी क्या होता है आपको मालूम होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी लोग का बहुत ज़माने का लिया हुआ होता है, 1980, 1990, 1920, 50 बहुत साल पहले का भी लिया हुआ होता है, तो उस टाइम पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होगा, वो जो हम लोग देखने वाले हैं। तो 1/4/2001 के बाद का कोई भी प्रॉपर्टी तुम कैपिटल गेन्स में लोगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 1/4/1/2001 के बाद का, लेकिन अगर उससे पहले का है 1 अप्रैल 2001 से पहले का अगर आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया है, तो इन सच अ पार्टिकुलर सिनेरियो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? तो क्या है, आप अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी है वो आप ले लो, और आप अपना फेयर मार्केट वैल्यू ले लो 1/4/1 का। 1/4/1 का आप अपना फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, जो आपके लिए मोर बेनिफिशियल है, वो आपका 1/4/1 का हम लोग कॉस्ट मान लेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू कब का लोगे? फेयर मार्केट वैल्यू लोगे आप 1/4/2001 का, आप फेयर मार्केट वैल्यू लोगे 1 अप्रैल 2001 का। एक बात बताओ, फेयर मार्केट वैल्यू कहने का मतलब क्या होता है कि 1/4/1 को उस प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू था? 1/4/1 को उस प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू था? अरे भाई साहब ये क्या बात कर रहे हो? आज आप 2025 में खड़े हो, आप कैसे पता करोगे वो चीज़ को? देखो किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू कैसे पता चलता है? किसी भी प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू, वहाँ पे कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ पे कैसा एमिनिटीज़ है, बिल्डिंग कितना बना हुआ है, कैसे लोग रहते हैं, उस चीज़ पे। तो आज मैं 25 साल पहले जाके मैं फेयर मार्केट वैल्यू कैसे पता करूँगा? लोग क्या करते थे, उनका कॉस्ट है ₹100, यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू किसी भी रोड छाप फेयर मार्केट वैल्यूअर से इसका वैल्यूएशन का करवा लिया ₹500, आपने अपना कॉस्ट बोल दिया 500, गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने बोले ये फेयर मार्केट वैल्यू ना उस दिन का एचडीबी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। तो व्हिच एवर इज़ लोअर हम लोग को लेना पड़ेगा, कि फेयर मार्केट वैल्यू कांट एक्सीड द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, तो इस दोनों का लोअर हम लोग यहाँ पे एक फिगर लेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, ताकि आप फेयर मार्केट वैल्यू कोई भी रोड छाप से कुछ भी नहीं ले लें। फेयर मार्केट वैल्यू है मेरा ₹120, आप कितना भी फेयर मार्केट वैल्यू करवा लो, होगा ये 120 और 100, व्हिच एवर इज़ हायर 120 आप लेके चलोगे। तो यही बात जो है हम लोगों को कहा हुआ है। ये हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1/4/1 से पहले का, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। वही बात यहाँ पे है कि अगर 1/4/1 से पहले आपने एक्वायर किया है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो एक्चुअल कॉस्ट, लेकिन और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज़ हायर, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड द एचडीवी एज ऑन 1/4/1, कॉस्ट इम्प्रूवमेंट हम लोग लेंगे नील।
तो तुम अगर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने कोई दिख-दिख के आप लोग को समझा नहीं रहा हूँ, मैं पहले आप लोग को समझा रहा हूँ, फिर आप लोग को मैं नोट्स में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने समझा है चीज़ों को, मैंने याद नहीं किया है। अब मैं आता हूँ एक अलग टॉपिक में, थोड़ा-सा टॉपिक है। पहले क्या होता था आपको मालूम होगा कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो होता है सेक्शन 24 बी का एक इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है एसओपी के केस में 2 लाख का, और अगर एलओपी के केस में है तो कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद आपको चैप्टर 6 ए का डिडक्शन भी मिलता है 80 ईई ए के अंदर एंड 80 ईई बी के अंदर। तो जब आप परचेज कर रहे होते हो तो आप इन तीनों सेक्शन का आराम से लुफ्त उठाते हो। फिर जब आप सेल कर रहे होते हो ना, तो क्या करते हो, इसको कॉस्ट में भी ऐड कर देते हो उठा के। कॉस्ट में भी ऐड कर दो कि भैया मैंने इंटरेस्ट पे किया था 24 बी में 2 लाख का, वो भी ऐड कर दो। तो गवर्नमेंट ने अब यहाँ पे साफ-साफ कह दिया है कि ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंट कुछ भी हो, उसमें यह तीनों का अमाउंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि भैया आपको उस समय डिडक्शन जब दे दी है, तो कॉस्ट में ऐड करके आप डबल डिडक्शन क्लेम मत कर लेना। इस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने साफ-साफ यहाँ पे अमेंडमेंट लाके यह बात कह दिया है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्ट या चैप्टर 6 या कोई भी डिडक्शन इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? चलो, अब आ जाते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट जो हटाया गया उसके बारे में समझने के लिए। बहुत ही प्यारा सा इंडेक्सेशन बेनिफिट का है गेम। तो पहले पहले क्या होता था, अगर आप 23 जुलाई पहले का बात कर रहे हो तो इंडेक्सेशन बेनिफिट जो मिलता है वह मिलेगा। लेकिन 23 जुलाई 24 के बाद क्या हुआ, इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया गया। इंडेक्सेशन बेनिफिट किसी को नहीं मिलेगा। तो अगर आप कोई भी ट्रांसफर कर रहे हो 23 जुलाई 24 के बाद, चाहे आपने प्रॉपर्टी कभी भी परचेज किया हो, कोई मतलब नहीं। 23 जुलाई 24 के बाद जो आप शेयर कर रहे हो, उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक्सेप्शंस में आ गए रेसिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ। उनको बोला गया कि ठीक है, आप 23 जुलाई 24 के बाद अगर आप कोई भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, आपको जो है हम लोग ऑप्शन दे देंगे, हम लोग ऑप्शन दे देंगे उस प्रॉपर्टी को लेकर जो आपने 23 जुलाई 24 से पहले परचेज़ किया हो, जो आपने परचेज़ किया हो 23 जुलाई 24 से पहले, और आप ट्रांसफ़र कर रहे हो 23 जुलाई 24 के बाद, जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो 23 जुलाई 24 के बाद। क्या ऑप्शन देंगे? पहले वाला 20% टैक्स पे कर दो, 20% टैक्स पे करो विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, या फिर 12.5% टैक्स पे कर दो विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट, जो आपके लिए मोर बेनिफिशियल है। तो क्या है, आज के डेट में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है। 23 जुलाई 24 के बाद भी आप ट्रांसफर करो। एक्सेप्शन में रेसिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ है। कौन सा प्रॉपर्टी को लेके? 23 जुलाई 24 से पहले आपने एक्वायर किया था, अब आप उसको सेल कर रहे हो, तो दो आपको टैक्सेशन बेनिफिट है कि आप 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन आप पे कर सकते हो, जो आपके लिए मोर बेनिफिशियल है, मतलब जिसमें टैक्स आपको कम आए। कैपिटल गेन कंप्यूट कैपिटल गेन टैक्स पे करने के लिए आप इंडेक्सेशन वाला एजम्पशन यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप टोटल इनकम कंप्यूट करोगे, जब आप कैपिटल गेन का इनकम कंप्यूट करोगे, तो आपको यही मान के चलना है कि भैया नहीं, हमको जो है कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेना है। मतलब पाँचों हेड का इनकम जब आप ऐड करोगे ना, तब आपको कैपिटल गेन वाला जो इनकम आप जो कंप्यूट करोगे, सिर्फ टैक्स पे करने के लिए आप ये वाला गेम करना। जब आप टोटल इनकम कंप्यूट करोगे ना, आपको आपको विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट या इस हेड में अमाउंट लेके आना है। टैक्स के लिए तो हम लोग ये वाला काम करेंगे, लेकिन जब कैपिटल गेन का इनकम, जब यहाँ पे हेड वाइज इनकम ऐड करेंगे, तो आपको विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट वाला ही लेकर आना है। यह बात आपको ध्यान में रखना है, ये एक अमेंडमेंट है। तो आपको बातें समझ में आती है यहाँ तक? बात समझ में आ गई आपको? पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं अब आगे जाके आपको कहीं पे और अलग से कुछ समझाने वाला हूँ, तो आपको अब कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपका यहीं पे कंप्यूट हो गया। पूरा का पूरा आपका जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डाउट था, जो भी प्रोविज़न्स है, वो पूरे के पूरे एक जगह पे मैंने समेट लिया। इसलिए जो है ये वीडियो आने में टाइम लग गया, क्योंकि मैंने इस तरह से नोट्स बनाए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर्स को लेके कि शेयर्स का एक बार हम लोग अगर स्टडी कर लिए, फिर आगे हम लोगों ने बॉन्ड और डिबेंचर का स्टडी कर लिया, तो हम लोग का पूरा कैपिटल गेन कंप्लीट ही हो जाएगा। तो चलिए, अब जो हम लोग एक बार टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स के बारे में बात करके चलते हैं कि शेयर्स का टैक्सेबिलिटी कैसे होगा। वह पढ़ने के बाद हम लोग फिर एक बार बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को कर लेंगे, तो हम लोग का मेन पार्ट कैपिटल गेन्स में खत्म हो जाएगा। चलो, टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आपको मालूम होगा कैपिटल गेन के अंदर दो तरह के शेयर्स होते हैं। एक होते हैं अनकोटेड शेयर्स और एक होते हैं कोटेड शेयर्स। अनकोटेड शेयर्स कहने का मतलब होता है जिस पे ट्रेडिंग नहीं हो रहा है,
अगर जिसपे ट्रेडिंग नहीं हो रहा है या फिर अनकोटेड शेयर्स के अंदर ही अनलिस्टेड शेयर्स भी आ जाते हैं, तो इसका फेयर मार्केट वैल्यू जो है रूल 11 यूए के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। अगर उससे कम है मेरा फेयर मार्केट मेरा कंसिडरेशन, तो आप फेयर मार्केट वैल्यू को ही आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान के चलोगे। इसमें इंडेक्सेशन इज अलाउड है, इसमें इंडेक्सेशन आपको मिल जाता है। बात समझ में आती है? चलो, अब हम लोग है अब है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिनाउंसमेंट ऑफ राइट शेयर्स। मैं क्या बोल रहा हूँ? रिनाउंसमेंट ऑफ राइट शेयर्स। अब हम लोग पढ़ने वाले थे रिनाउंसमेंट ऑफ राइट शेयर्स। अभी तक क्या पढ़ा? अनकोटेड शेयर्स। अनकोटेड शेयर्स में क्या हम लोगों ने स्टडी किया कि भैया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है वो रूल नंबर 11 यूए के अकॉर्डिंग एक फेयर मार्केट वैल्यू से अगर कम है तो वही हम लोग का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। अब है रिनाउंसमेंट ऑफ राइट शेयर्स। राइट शेयर्स होता क्या है, एक बार यहाँ पे हम लोग साइड में एक बार स्टडी करते हैं कि राइट शेयर्स क्या होता है। तो नोट से देख देख के पढ़ना भी पड़ सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना, उससे कनेक्ट हम आपसे बना नहीं पाएंगे। और मैंने जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के सारे प्रोविजंस मैंने एक तरफ कर दिया है, उसी तरह से मैंने शेयर्स के सारे प्रोविजन को मैंने एक तरफ कर दिया है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा शेयर्स से रिलेटेड, अगर आपको डाउट है किसी भी प्रोविजन में, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए तो आपको पूरा पूरा प्रोविजन एक तरफ मिल जाएगा। मैंने सेक्शन वाइज जो है मैंने कंपैरिजन नहीं किया है। समझ में आती है आपको मेरी बात? अगर समझ में आती है तो चलिए अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट शेयर्स। राइट शेयर्स क्या होता है? राइट शेयर्स बेसिकली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोगों को एक राइट दिया जाता है कि आप मार्केट से कम रेट पे हमसे शेयर्स परचेज कर सकते हो, उसको कहते हैं राइट शेयर्स। तो हम एक शेयर होल्डर है, हमको भी राइट यहाँ पे एक मिला कि आप इस कंपनी के शेयर आप परचेज कर सकते हो कम रेट पे। तो होता क्या है, ठीक है मेरे पास राइट तो आ गया, लेकिन हमको एक्सरसाइज करना नहीं है, तो मैं किसी को ये राइट रिनाउंस कर सकता हूँ, मतलब दे सकता हूँ, मतलब मेरा राइट रिलिंक्विश कर सकता हूँ किसी और के लिए। अगर ऐसा कंडीशन है, अगर ऐसी बात है कि आप किसी और के लिए अपना राइट को रिनाउंस करके चल रहे हो, अगर आप अपना राइट को रिनाउंस करके चल रहे हो किसी और को, तो वो आपको कुछ यहाँ पे पेमेंट करेगा। जो पेमेंट करेगा आपका वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा, क्योंकि रिनाउंसमेंट ऐसा नहीं होता है कि 1 साल 2 साल चल रहा है, 1-2 महीना का ही होता है। सामने वाला के लिए वह बन जाएगा कॉस्ट। बस सिंपल सा हो गया बात यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट शेयर्स में जो पर्सन रिनाउंस कर रहा है, हम रिनाउंस कर रहे, कॉस्ट नील हो गया, इसको जो पैसा मिलेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और जो एक्वायरर होगा, जो ये एक्वायरर है, वो जो है जो वो कॉस्ट पे करेगा उसके लिए वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। अब आ जाते हैं इक्विटी ओरिएंटेड शेयर। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को के का टैक्सेबिलिटी और इक्विटी शेयर्स के लिए। देखो, जो इक्विटी शेयर्स है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, इक्विटी शेयर्स है या इक्विटी ओरिएंटेड, या जो इक्विटी शेयर्स है वह कोटेड शेयर्स है, मतलब मार्केट में इसका वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है? तो यहाँ पे इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्यों इसका कॉस्ट निकालने में किया, जिसमें जितना मैं परचेज किया वही मेरा कॉस्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें चेंजेज आया था। इसमें चेंजेज आया था, वो तो हम लोग को चेंजेस को हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि यह जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स होते थे ना, इसमें जो है आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था। इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको मिलता था, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया था 1 फ़ैब 18 से, कि हम लोग इंडेक्सेशन बेनिफिट इसमें से हटा रहे हैं। तो जब ये प्रोविज़न 1 फ़ैब 18 को आएगा कि भैया इंडेक्सेशन बेनिफिट अब हटने वाला है, तो जो लोगों ने इससे पहले परचेज किया हुआ होगा, चाहे वो 2001 से पहले परचेज किया हो, चाहे वो 2005 में परचेज किया हो, वो क्या करेंगे, वो 31 जैन तक जो है ये शेयर को सेल कर देंगे। वह जो है 31 जैन 18 तक जो है यस इस शेयर को वह जो है सेल कर देंगे। क्यों वह इस शेयर को सेल कर देंगे? क्योंकि भैया हमको मालूम है कि हमको एक फ़ैब से तो हमको इंडेक्सेशन मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग जिस भी वैल्यू पे हम लोग जो है मान लेते हैं सेलिंग प्राइस है लेट अस सपोज ₹200। अब जो है मेरा कॉस्ट क्या होगा, क्योंकि अगर हम एक फ़ैब को अगर हम सेल करेंगे, तो अगर मैंने इसे ₹50 में खरीदा था तो ₹50 ही हमको कॉस्ट मिलेगा, तो हम 31 जनवरी को इंडेक्सेशन लगा के इसको सेल कर देंगे। तो उससे क्या होता कि 31 जनवरी को शेयर मार्केट धम-धड़ा से एकदम नीचे आ जाता। इसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा, ठीक है, आप 31/1/18 को आप फेयर मार्केट वैल्यू भी आप कंसीडर कर सकते हो, व्हिच एवर इज़ हायर, जो भी हायर होगा वह जो है आप अपना कॉस्ट मान लेना। लेकिन ये फेयर मार्केट वैल्यू ना आपका सेल प्राइस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फेयर मार्केट वैल्यू आपका ये सेल प्राइस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। व्हिच एवर इज़ लोअर लेने के बाद जो फिगर आएगा व्हिच एवर इज़ हायर लेंगे।
पहले फेयर मार्केट वैल्यू क्यों दिया गया? क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू अगर हम लोग दे देंगे तो इंडेक्सेशन बेनिफिट यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा। लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू शेयर प्राइस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं चाहेंगे कि आप इससे लॉस बुक करो। इसलिए फेयर मार्केट वैल्यू को सेल प्राइस से जो है भी कंपेयर किया गया है। तो अगर क्या हुआ कि 1 फ़ेब 18 से पहले अगर आपने एक्वायर किया है, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज़ हायर, लेकिन ये फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए दोनों का लोअर जो हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। यह बात समझ में आती है? अगर आप 1/4 से पहले अगर आपने एक्वायर किया है, तो कॉस्ट उसका नील ले लो, नहीं तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू आप 1/4 का भी ले सकते हो। अगर आप 1 फ़ेब 18 के बाद अगर हम लोग एक्वायर किए हो, तो जो कॉस्ट जो है वही नॉर्मल कॉस्ट हो जाएगा विदाउट इंडेक्सेशन, क्योंकि इंडेक्सेशन तो हम लोगों ने 1 फ़ेब 18 से हटा दिया था। अब बहुत स्टूडेंट को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि फेयर मार्केट वैल्यू एक्चुअल सेल्स से हम लोग कंपेयर क्यों करते हैं? ये आप मुझे कमेंट में बताओ। ये रिविजनरी वीडियो है, मैं अगर इतना डीप में जाऊँगा कि एक्चुअल सेल्स से कंसीडर क्यों करके चलते, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यह बताओ क्यों जो है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू को एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन से कंपेयर किया जाता है। अब इस पूरे के पूरे फॉर्मूला में सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये फेयर मार्केट वैल्यू 31 से 18 का हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे? अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ जो हाईएस्ट प्राइस कोटेड है वह ले लेंगे। 31 जनवरी को मान लेते हैं ट्रेडिंग हुआ ही नहीं था, तो उससे इमीडिएटली 1 दिन पहले का जहाँ जो हाईएस्ट प्राइस है वह ले लेंगे। लेट अस सपोज कि वो 1 फ़ेब 18 से पहले वह अनलिस्टेड था, लेकिन उसके बाद वह जाके लिस्टेड हो गया है। अगर वह अनलिस्टेड इक्विटी शेयर था एज ऑन 31 जनवरी 18 को, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे कि 17-18 तक इंडेक्स कॉस्ट हम लोग निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू सीआईआई ऑफ 17-18 डिवाइडेड बाय सीआईआई ऑफ द एक्विजिशन ईयर, वो आ जाएगा हम लोग का अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एज ऑन 31 जनवरी 2018। अब मान लेते हैं मेरा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है जो अनलिस्टेड है। अगर वो अनलिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो 31/1 को हम लोग यहाँ पे जैसे शेयर प्राइस कंसीडर करते थे, यहाँ पे हम लोग उसका एनएवी कंसीडर कर लेंगे। बस बात हो गया खत्म। क्या बोला? लिस्टेड है तो 31/1 का हम लोग क्या ले लेंगे? हाईएस्ट प्राइस। अगर उस दिन ट्रेडिंग नहीं हो रहा, उसके एक दिन पहले का प्राइस अवेलेबल है, उस दिन का हाईएस्ट प्राइस ले लो। अगर पहले शेयर अनलिस्टेड था लेकिन जाके लिस्ट हो गया, फॉर टेक एग्जांपल ज़ोमैटो का शेयर्स आपने 2016 में ज़ोमैटो का शेयर्स अनलिस्टेड मार्केट से एक्वायर किया था, कर सकते हो। वो अगर आपने एक्वायर किया था और जाके अभी आप सेल करोगे, तो आपको अगर आप अभी सेल करोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आपको 31 जन 18 तक आपको जो उसका एक फेयर मार्केट वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा इंडेक्सेशन करके। अगर अनलिस्टेड कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट था तो उसका एनएवी हम लोग ले लेंगे। बात खत्म हो गई यहाँ तक। समझ में आ गया बात आपको यहाँ तक? ठीक है। अब अब जो है अगर ये अब हम लोग आ जाते हैं बोनस शेयर्स। राइट शेयर्स पढ़ लिए, नॉर्मल शेयर्स के बारे में पढ़ लिए, अब आ जाते हैं बोनस शेयर्स के बारे में। 1/4 से पहले अगर आपने एक्वायर किया है तो उसका एफएमबी 1/4 का ले लो। अगर आपने 1/2/2018 से पहले एक्वायर अगर आपने आपको बोनस शेयर्स मिला है तो उसका वही जो ऊपर में जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया, सेम फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज कर लेना है और कुछ हम लोग को करना ही नहीं है, क्योंकि बोनस शेयर का कोई कॉस्ट होता ही नहीं है। देखो बोनस शेयर का कोई कॉस्ट होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? लेट अस सपोज आपके पास 10 शेयर्स है जिसका वैल्यू कितना है? मैंने कितना बोला? 1000 रुपीज। लेकिन अगर आपने 1:1 का बोनस दिया है, आपके पास टोटल शेयर्स कितना हो जाएगा? 20 शेयर्स, लेकिन वैल्यू कितना रहेगा? 1000 रुपया ही रहेगा। तो पर शेयर जो है आपका वैल्यू कितना था? पहले था 100, अब घट के कितना हो गया? 50। तो आपका जो है पर शेयर का वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपका जो कॉस्ट में फर्क ही पड़ने वाला है। तो अगर आपने 1 फ़ेब 18 से पहले का अगर आपने एक्वायर किया है, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देने के लिए सेम फॉर्मूला आपको यूज़ कर लेना है। 1 फ़ेब 18 के बाद अगर आप एक्वायर किए हो, तो कोई कॉस्ट होता ही नहीं है बोनस शेयर्स का। 1 फ़ेब 18 से पहले भी कोई कॉस्ट नहीं होता है। एक्चुअल कॉस्ट कुछ भी कॉस्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एफएमबी तो 31/1/18 का आपको दे के चलना पड़ेगा ना, नहीं तो इंडेक्सेशन बेनिफिट कैसे लोगे? इस कारण से। फिर वही सिंपल वाली बात, अगर आपने एसटीटी पे किया है, अगर 12 महीना से ज़्यादा का है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। 23 जुलाई 24 से पहले 112A के अंदर 10% का टैक्स रेट है। 1.25 लाख इज़ द अमाउंट जो एक एग्जेम्पशन लिमिट है। 23 जुलाई 24 के बाद ट्रांसफ़र किया है तो 12.5% जो है हम लोग कंसिडर करेंगे। शॉर्ट टर्म अगर
ट्रिपल वन ए है 23 जुलाई 24 से पहले का बात है तो फिर 15%, 23 जुलाई 24 के बाद का बात है तो फिर 20%। 112 ए के अंदर 87 ए का रिबेट आपको नहीं मिल के चलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर आपको मिल के चलेगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको 112 ए में नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रिपल वन ए में तो कभी मिलता ही नहीं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामेशन आप यूज कर सकते हो, चैप्टर 6 ए का डिडक्शन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है। तो क्या हुआ कि 23 जुलाई 24 के बाद जो 10% था वो 12.5% हो गया, जो 15% था वो अब जाके 20% हो गया है। समझ में आती है बात आपको यहाँ तक? रिबेट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बस आपको ये बात ध्यान में रखना है, लेकिन ट्रिपल वन ए के अगेंस्ट में आपको रिबेट मिल जाएगा। इसमें कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलता है 112 ए में, और ट्रिपल वन ए में कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। चलिए शेयर्स के बाद आ जाते हैं हम लोग मार्केट लिंक डिवेंचर्स, अनलिस्टेड बॉन्ड और डिवेंचर्स एंड यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड इसमें क्या होता है, मेरी बातों को समझो। देखो, आप जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तो शेयर्स में इन्वेस्ट इसलिए करते हो कि इसका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। हो सकता है पता नहीं मेरे को क्या डिविडेंड मिल जाए या मेरा क्या कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाए, आपको पता नहीं होता है। लेकिन आप कोई डिवेंचर्स या अगर आप कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट जब करते हो ना, इसमें कोई कैपिटल एप्रिसिएशन होता ही नहीं है। आपको रिडेम्पशन वैल्यू पहले से मालूम होता है। आपको मालूम होता है कि कौन-कौन टाइम पे क्या-क्या कूपन मिलने वाला है। तो यू नो द अमाउंट ऑफ द इनकम। जिस दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस दिन आपको मालूम होता है, लेकिन शेयर्स में ऐसा मालूम नहीं होता है। इसलिए इसलिए गवर्नमेंट का कहना ये है कि डिवेंचर्स हो या बॉन्ड्स हो या इक्विटी ओरिएंटेड या फिर सॉरी डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो, इन सब में आपको इनकम के बारे में मालूम होता है। तो इस कारण से इसमें जो भी टैक्सेबिलिटी आएगी वो हमेशा नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स होगा। इसको हम लोग हमेशा शॉर्ट टर्म मान के चलेंगे, चाहे आपका होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो होता है वो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स होता है। तो अगर आपका रिडेम्पशन हो रहा है या मैच्योरिटी हो रहा है डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का या मार्केट लिंक डिवेंचर एमएलडी जिसको बोलते हैं, मार्केट लिंक डिवेंचर्स क्या होता है, जिसका रिटर्न जिसका कूपन फिक्स होता है, लेकिन जो रिटर्न होता है ना ईयर एंड मतलब रिडेम्पशन वैल्यू, वह जो होता है वो मार्केट का प्राइसेस में क्या फ्लक्चुएट होता है उसके बेसिस पे होता है। उसके बाद जो भी अनलिस्टेड बॉन्ड है, अनलिस्टेड डिवेंचर है, ये अमेंडमेंट अभी आया 23 जुलाई 24 के बाद जो भी है, तो जिस इसमें जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी आपको एक्स्ट्रा रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगा, वह जो होगा डीम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। डीम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो यह नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगा, और इसमें कोई भी एसटीटी का रिएक्शन आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें एसटीटी लगता ही नहीं है। समझ में आ गया? डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या मार्केट लिंक डिवेंचर्स या अनलिस्टेड बॉन्ड या फिर अनलिस्टेड डिवेंचर्स है जो 23 जुलाई 24 के बाद हुआ है। सिर्फ अनलिस्टेड बॉन्ड और डिबेंचर जो 23 जुलाई 24 के बाद हुआ है। क्यों इसमें हम लोग शॉर्ट टर्म इसको मान के चलते, क्योंकि इसमें रिटर्न जो होता है ना वो फिक्स होता है। इस कारण से जिसमें रिटर्न फिक्स होता है उसमें कोई कैपिटल एप्रिसिएशन का बात ही नहीं होता है, क्योंकि उसमें आप कोई स्पेकुलेशन करते ही नहीं हो, लेकिन आप शेयर्स में स्पेकुलेशन करते हो। समझ में आई बात? लॉजिक से याद रहेगा, याद रहेगा। अब आ जाता है हम लोग का बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी। पहले क्या होता था, 1/10/24 से पहले और 1/10/24 के बाद हर जगह कोई ना कोई डेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। 1/10/24 से पहले क्या होता था, कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होता था 20% की रेट से, शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था। अब हो गया है उल्टा, कंपनी के हाथ में हो गया है एग्जेम्प्ट, अब शेयर होल्डर्स के हाथ में ये आईएफओएस के अंदर इसको डिम डिविडेंड मान के चलेंगे, और इसका जो कॉस्ट होगा ना, जो आपने परचेज किया था इसको, उसको हम लोग कैपिटल लॉस मानेंगे और उसको आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपने परचेज किया था 100 रुपया में शेयर, और आपको जो है आज मार्केट में आज कंपनी 250 में इसको जो है बायबैक कर रही है, 250 रुपया आ जाएगा आपका आईएफओएस में, आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, और ये जो 100 रुपया है, ये जो 100 रुपया है, ये आप सेट ऑफ करोगे, ये आप जो है सेट ऑफ करोगे, ये है आपका कैपिटल लॉस। समझ में आती है बात आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक? अब आ जाते हैं हम लोग बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स के बारे में, लेकिन ऊपर तो हम लोगों ने पढ़ाई किया ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग बॉन्ड्स और डिवेंचर्स 23 जुलाई 24 से पहले और उसके बाद वाला यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। देखो, लिस्टेड बॉन्ड हो या फिर लिस्टेड डिवेंचर हो, 23 जुलाई 24 से पहले हो या 23 जुलाई 24 के बाद हो, वह उसका शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म है, उसी के बेसिस में उसका जो है टैक्सेबिलिटी होगा। लिस्टेड हो, अगर अनलिस्टेड है और वो 23 जुलाई 24 से पहले का है तो सेम चीज़ होगा, लेकिन सिर्फ 23 जुलाई 24 के बाद जो ये अमेंडमेंट आया है तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। अनलिस्टेड बॉन्ड और डिवेंचर, अनलिस्टेड बॉन्ड और डिवेंचर हमेशा शॉर्ट टर्म होगा अगर 23 जुलाई 24 के बाद है। और सब के केस में अनलिस्टेड बॉन्ड और डिवेंचर है, चाहे लिस्टेड बॉन्ड और
डिबेंचर है, अगर 23 जुलाई 24 से पहले है तो फिर भैया होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग में टैक्सेबिलिटी होगा। इसमें कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट डिबेंचर बॉन्ड पे मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एप्रिशिएट होता नहीं है। यहाँ पे जो होता है शेयर्स में कैपिटल एप्रिशिएट होता है, यहाँ पे कूपन अपना फिक्स्ड होता है। समझ में आ गई बात आपको? चलो, अब हम लोग का नेक्स्ट है स्लम सेल। स्लम सेल क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है स्लम सेल। स्लम सेल क्या होता है? जब कोई भी कंपनी अपना एक पार्टिकुलर अंडरटेकिंग ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस फॉर ए लंप सम कंसिडरेशन ट्रांसफर करती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लम सेल। जैसे आज एचयूएल ने अपना आइसक्रीम बिजनेस का जो डिवीजन है वो उसको डीमर्ज कर दिया। अगर वो उसको अपना यूनिट को किसी को सेल कर दी होती तो वो हो जाता स्लम सेल। स्लम सेल में पहले भी हम लोगों ने बोला कि 36 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम लोग लेके चलेंगे। इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? नेटवर्थ, जो उस अंडरटेकिंग का नेटवर्थ है। नेटवर्थ कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? टोटल एसेट्स reduced by the book value of liabilities, टोटल एसेट विच इज रिड्यूस बाय द बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। तो फिर यहाँ पे जो है हम लोग एसेट में रिवैल्यूएशन को हम लोग कंसिडर कभी भी करने वाले नहीं है। एसेट्स का जो भी वैल्यू होगा, अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम लोग WDV कंसिडर करेंगे। अगर उस एसेट में आपने आपने 100% क्लेम कर लिया है तो उसका वैल्यू हम लोग नील कंसिडर करने वाले हैं, और सब एसेट्स का हम लोग जो बुक वैल्यू लेके चलेंगे। और जो आपको फेयर मार्केट वैल्यू एग्जाम में आपको दिया हुआ रहेगा कि आपको कितना कंसिडरेशन मिलने वाला है। अगर नहीं भी दिया हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, जो एसेट मेरा जा रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, या जो पैसा हमको मिल रहा है या उसके जगह में कोई एसेट मिल रहा है, उस दोनों का फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग ले लेंगे। जो ज़्यादा होगा वही मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। मैंने क्या बोला? सनम सेल में क्या होता है? जब आप किसी पार्टिकुलर अंडरटेकिंग को पूरे लमसम कंसिडरेशन एक बार का पैसा लेके पूरा ट्रांसफर कर देते हो, उसको स्लम सेल बोलते हैं। 36 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 36 मंथ से कम है तो फिर शॉर्ट टर्म होगा। इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है? जो नेटवर्थ होता है उस अंडरटेकिंग का। नेटवर्थ कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट्स माइनस बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स में कोई भी एसेट लोगे तो उसका WDV कंसिडर करेंगे। कोई भी ऐसा कैपिटल एसेट जिसमें 100% डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिए हो, सॉरी 100% डिडक्शन क्लेम कर लिए हो, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अदर एसेट्स का हम लोग बुक वैल्यू लेकर चलेंगे। फेयर मार्केट और जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो फेयर मार्केट वैल्यू होगा, जो एसेट मेरे पास से जा रहा है उसका एफएमबी, या फिर जो जो मेरे पास पैसा आ रहा है उसका एफएमबी, विच एवर इज हायर जो है मेरा एफवीओसी बन जाएगा। समझ में आता है? अब हम लोग का एग्जेम्पशन सीरीज स्टार्ट होने वाला है, सेक्शन 54 वाला। ये हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग के 2-3 जो है छोटे छोटे 4-5 टॉपिक्स रह जाएंगे जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। एग्जेम्पशन सीरीज क्या होता है कि कैपिटल गेन लगने के बाद सब जगह तो हम लोगों ने यह पढ़ लिया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लेकिन उसको उसको एग्जेम्प्ट भी तो करवा सकते हैं। मतलब कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या वो एग्जेम्प्ट हो सकता है क्या? हाँ। तो सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC एंड 54F, ये 5 सेक्शन है जो आपके एग्जाम के लिए सीए इंटर लेवल पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, और मैं याद आपको करवा दूंगा, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिमाग खोल के काम करना। अच्छा, सेक्शन 54 क्या बोलता है? सेक्शन 54 बोलता है रेसिडेंशियल हाउस। अच्छा, रेसिडेंशियल हाउस किसका हो सकता है? किस असेसी का हो सकता है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। जहाँ इंडिविजुअल आएगा वहाँ एचयूएफ भी आएगा। कंपनी का हो सकता है रेजिडेंशियल हाउस। हाँ सर, हो सकता है। वो किसी को रहने के लिए दे सकता है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट का है कि जो इंडिविजुअल और एचयूएफ का जो वो लोग अपना घर ट्रांसफर करते हैं, घर अपना सेल करते हैं, उससे जो कैपिटल गेन आता है उसको एग्जाम करवाना है। ठीक है? तो अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है तो आप जो है एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो ट्रांसफर से 1 साल पहले, या फिर ट्रांसफर के 2 साल तक, या आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो 3 साल के अंदर तक। ठीक है? अगर आपका 2 करोड़ तक के अंदर है तो आप 2 घर परचेज कर सकते हो सेम टाइम लिमिट के अंदर। तो सर 2 करोड़ के अंदर है तो 2 घर क्यों? ऐसा एग्जाम्पल, क्योंकि छोटे-छोटे टैक्स पेयर को हम लोग को सेव करना है, और जो बड़े टैक्स पेयर जिनका 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ हो रहा है तो उनको और टैक्स हम लोग लेंगे, इसलिए उनको एक घर का ही दिया गया है। अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको पूरा का पूरा अपना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट करवाना है ना, तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन जो है आपको का अमाउंट का आपको जो है घर परचेज करना पड़ेगा, और ये सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट में होगा, यह लॉन्ग टर्म एसेट में होगा, यह लॉन्ग टर्म एसेट में होगा।
अगर मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ क्योंकि 2 साल का टाइम है, 3 साल का कंस्ट्रक्शन का टाइम है, तो आप जो है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आरओआई का ड्यू डेट तक आप डिपॉज़िट कर सकते हो। जो घर आप परचेज़ करोगे या कंस्ट्रक्ट करोगे 3 साल तक लॉक इन रहेगा, उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। अगर आप ट्रांसफ़र करोगे, तो जो अब नया घर का जो कॉस्ट होगा, उसमें से वो कैपिटल गेन का अमाउंट को कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट विल बी रिड्यूस्ड बाय द कैपिटल गेन कंप्यूटेड अर्लियर। क्योंकि क्या होगा क्योंकि क्या होगा, अब जो नया घर आपने परचेज कर लिया, अब आप उसको सेल करने जब जाओगे, जब आप उसको सेल करोगे, तो जो कैपिटल गेन जो हम लोगों ने आपको एग्जेम जितना अमाउंट हुआ था उतना अमाउंट जो है हम आप लोगों को लेस कर लेंगे, ताकि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाए और कैपिटल गेन ज़्यादा हो जाए। तो जो भी आप नया घर लोगे वो 10 करोड़ तक का ही हो सकता है। मतलब अगर आप 15 करोड़ का घर परचेज कर लोगे तो हम लोग उसको 10 करोड़ ही मान के चलेंगे। ठीक है, आपको एग्जेम्पशन अमाउंट क्या होगा? एक घर का कॉस्ट या 2 घर का कॉस्ट, या फिर है ना, एक घर को, या फिर कैपिटल गेन व्हिचएवर इज़ लोअर। मैक्सिमम अमाउंट आपको 10 करोड़ तक का ही एग्जेम्पशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल, एक घर का जो है आपका कैपिटल गेन आ गया है 11 करोड़। आपने घर परचेज कर लिया, नया हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, आपने परचेज कर लिया 12 करोड़ का। तो आपको यह क्या मान लेंगे कि यह 10 करोड़ के इक्वली है। तो फिर मैक्सिमम अमाउंट आपको कितना मिलेगा? डिडक्शन 10 करोड़ तक का ही यहाँ पे जो है डिडक्शन आपको मिल के चल सकता है। बात आती है समझ में या नहीं आती है? 54 जिस तरह से रेजिडेंशियल हाउस के ऊपर है, 54 एफ जो है वही इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जो हाउस प्रॉपर्टी को हटा के और कोई कैपिटल एसेट है तो उसको हटा के, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। 54 बी बोलता है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बात करके चलते हैं भैया अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का। अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अलग एग्रीकल्चरल लैंड जो है इंडिया में परचेज कर सकते हो, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो। कितने साल तक परचेज का टाइम लिमिट? 2 साल तक है। तो इसमें आपको पूरा का पूरा कैपिटल गेन अमाउंट आपको इन्वेस्ट करवाना पड़ेगा, तब जाके आपको एग्जेम्पशन जो है, आपको पूरा का पूरा कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नहीं परचेज कर पाए, सीजीएस में 3 साल का इसमें भी लॉक इन है। और जो है, अगर आपने जो ट्रांसफ़र कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट को कैपिटल गेन जो आपने एग्जेम्प्ट करवाया था उससे लेस कर दो। अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, सेल करोगे, कोई कैपिटल गेन होगा ही नहीं। यहाँ पे कोई ऐसा लिमिट नहीं है। तो आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द न्यू एग्रीकल्चरल लैंड और कैपिटल गेन व्हिचएवर इज़ लोअर जो है आपका एग्जेम्पशन अमाउंट हो जाएगा। फिर आ जाता है 54 डी क्या होता है? जब भी कोई एसेट को, लैंड और बिल्डिंग, किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का कंपल्सरी एक्वायर किया जाता है। अगर हम कंपल्सरी एक्वायर कर रहे हैं, तो वो कंपनी का भी हो सकता है, फर्म का भी हो सकता है, इंडिविजुअल का भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एनईएसएस ही है। आपको परचेज करना है या कंस्ट्रक्ट करना है 3 साल के अंदर, पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपको, अगर आप उतना जितना कैपिटल गेन कंप्यूट हुआ उतना का अगर आप घर परचेज करते हो, तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नहीं तो जितना करोगे उतना ही एग्जेम्प्ट होगा। अगर आप नहीं खरीद पा रहे हो, सीजीएस में ले आओ, 3 साल तक आप उसको कुछ ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। अगर ट्रांसफ़र करोगे तो न्यू कॉस्ट ऑफ एसेट्स हम लोग लेस करवा देंगे, और यहाँ पे जो एग्जेम्पशन अमाउंट सेम है जो 54 में था और 54 बी के अंदर था। 54 ईसी क्या होता है? 54 ईसी क्या होता है? जब आप कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लैंड एंड बिल्डिंग, यह आ गया कोई भी एसएससी अपना लैंड या बिल्डिंग, नॉट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी लैंड और बिल्डिंग अगर आप ट्रांसफर करते हो 54 ईसी के अंदर, तो कैपिटल गेन चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे परचेज या कंस्ट्रक्शन का नहीं है, आपको यहाँ पे बॉन्ड परचेज करना पड़ेगा, जिसका लिमिट 50 लाख तक है, और वो बॉन्ड जो है 5 ईयर्स का लॉक इन होगा। 5 ईयर्स का लॉक इन होगा। आप उसके अगेंस्ट में कोई एडवांस नहीं ले पाओगे, उसको आप कन्वर्ट नहीं करवा पाओगे। आपको जो है आपको किस कंपनी का बॉन्ड लेना होगा? आपको जो 6 महीना का अंदर, आपको जो 6 महीने के अंदर एनएचएआई, आरईसीएल, पीएफसी, आईआरएफसी का बॉन्ड आपको ले लेना पड़ेगा, और इसमें मैक्सिमम डिडक्शन आपको 50 लाख का ही मिल सकता है। आपको इस स्पेसिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 54 ईसी में बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट है। 54 एफ में मैंने क्या बोला कि इंडिविजुअल और एचयूएफ को अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। तो आप जैसे कि ज्वेलरी सेल कर दिए, शेयर सेल कर दिए, आपने अपना कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन सेल कर दिया, कोई बॉन्ड, कोई डिवेंचर है, तो आपको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करना पड़ेगा। सेम टाइम लिमिट है -1 +2, या फिर कंस्ट्रक्ट 3 साल के अंदर ही करना पड़ेगा। और अगर आप
जिस साल ट्रांसफ़र कर रहे हो, आपके पास एक ही रेज़िडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर आपके पास 2 है, तो आप 54F का एग्ज़म्पशन नहीं ले पाओगे। 54F का अगर आपको एग्ज़म्पशन लेना है, आप जब ट्रांसफ़र कर रहे हो एक घर, तो आपके पास और एक घर ही एक्स्ट्रा होना चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे देखो, नेट सेल कंसीडरेशन, जितना पैसा आपको मिला, उतना अगर आप पैसा डालोगे, तभी जो है आपको, तब जाके आपका का पूरा कैपिटल गेन एग्ज़म्प्ट होगा। क्यों होगा? वो आगे मैं आपको आगे समझा रहा हूँ, वैसा क्यों होगा। अगर आपने जो है, अगर 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 आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया 3 साल से पहले पहले, तो जो कैपिटल गेन पहले एग्ज़म्प्ट हुआ था ना, वह टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। यहाँ भी मैक्सिमम कॉस्ट जो एसेट है, वह 10 करोड़ का ही यहाँ पे जो है मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द एसेट है। यहाँ पे फ़ॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरा सेल कंसिड है ₹100, मेरा कॉस्ट है ₹60, मेरा जो है कैपिटल गेन है ₹40। तो और सब में क्या होता था कि आप ₹40 इन्वेस्ट कर दो और आप ₹40 यहाँ से लेस करवा लो। यहाँ पे फ़ॉर्मूला है कि आप यहाँ पे 40/100, यहाँ पे फ़ॉर्मूला क्या है, 40/100, 40/100, 40/100 की 40%। अगर आप यहाँ पे आप अगर ₹80 इन्वेस्ट करोगे, 40/100 की, हम चाहते हैं कि अगर आपको ये ₹40 इन्वेस्ट अगर आपको करवाना है एग्ज़ाम, तो आपको ₹100 का पूरा आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, जितना पैसा मिला है, उतना अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, तब जाके आपको हम ₹40 का एग्ज़म्पशन देंगे। 100 से 100 यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा और ₹40 का आपको डिडक्शन मिलेगा। तो फ़ॉर्मूला हो जाता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन इंटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। अगर आपने ₹80 का अगर आपने यहाँ पे किया है, ₹80 का, तो आपको ₹32 का ही आपको डिडक्शन मिल के चलेगा। आपको यहाँ पे ₹32 का ही डिडक्शन मिल के चलेगा। फॉर टेक एग्ज़ाम्पल, अगर आपने यहाँ पे ₹200 का अगर आपने यहाँ पे जो है हाउस प्रॉपर्टी परचेज़ किया है, तो इसका 40% आपको ₹80 का जो है आपको कैपिटल गेन एग्ज़म्प्ट होगा। लेकिन यहाँ पे ₹40 है, तो यहाँ पे जो है यह 40 तक ही लिमिट हो जाएगा। सेकंड थिंग, और एक मैं यह बोल के चल रहा हूँ कि यह जो है आप यहाँ पे मैक्सिमम ₹10 करोड़, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैन बी ओनली ₹10 करोड़। तो इसलिए यहाँ पे मैं बार-बार बोल रहा कि यहाँ पे ध्यान में रखना है कि नेट सेल कंसिडरेशन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और सब में सिर्फ कैपिटल गेन का अमाउंट आप अगर आप डाल देते हो, तो हो जाता है। यहाँ पे कंसिडरेशन का अमाउंट डालोगे, तब जाके पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपका एग्ज़म्प्ट होके चलेगा। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा 54, 54B, 54D, 54EC एंड 54F। मैंने कॉलमनार चार्ट में आप लोग को समझाया है, सो दैट आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। आप कॉलमनार चार्ट को जो यहाँ पे समझ लो। अब डेप्रिशिएबल एसेट को लेके यहाँ पे है, उसके बारे में जो हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है? यह एसेट होता है, यह कुछ ऐसा एसेट होता है, यह एक ऐसा एसेट होता है जो इंडिविजुअल रहता नहीं है, वह किसी ब्लॉक का पार्ट बनता है, उसको हम लोग बोल के चलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट। उसको हम लोग क्या बोल के चलते हैं? उसको हम लोग बोल के चलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक ऑफ एसेट। अब इसके अंदर क्या होता है, फॉर टेक एन एग्जांपल, मेरे पास टोटल 10 एसेट्स है, जिसका वैल्यू था ₹100, ठीक है? मैंने उसमें से 6 एसेट सेल कर दिया, फॉर टेक एन एग्जांपल, ₹120 में। तो मेरा ब्लॉक में क्या हो गया? ब्लॉक हो गया मेरा नेगेटिव। तो ब्लॉक कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ₹20 मेरा हो जाता है कैपिटल गेन। ये होगा हमेशा, हमेशा ये शॉर्ट टर्म होगा। डेप्रिशिएबल एसेट हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब फॉर टेक एग्जांपल, मैंने ₹100 की जगह मैंने क्या किया, अब मेरे पास था टोटल 10 एसेट्स, मैंने 10 एसेट जो है मैंने सेल कर दिया, और वो मैंने सेल कर दिया मात्र ₹80 में। तो मेरा पूरा का पूरा ब्लॉक खत्म हो गया। तो अब मेरे पास ये ₹20 जो है, ये मेरा हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यह हो जाएगा मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यह बात भी आपका सिंपल समझ में आ गया। अब कभी-कभी क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन समझ में आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस समझ में आपको आ गया होगा। अब जो है कभी-कभी क्या होता है कि जो है, फॉर टेक एन एग्जांपल, आपके पास 10 एसेट्स है, उसका वैल्यू है ₹100, और अगर आपने उसमें से 6 एसेट जो है, अगर आपने उसमें सेल कर दिए, वो आपने सेल कर दिए ₹60 में, ये हो गया आपका ₹40। तो यहाँ पे देखो, ब्लॉक में अभी भी 4 एसेट है आपके पास, और वैल्यू भी पॉजिटिव है। ब्लॉक में एसेट भी है और वैल्यू भी पॉजिटिव ही है, तो ये नॉर्मल सेल है, इसमें कुछ नहीं हुआ।
इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ब्लॉक नेगेटिव हो गया तो गेम खत्म। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे क्या हुआ, दसों एसेट आपका खत्म हो गया। तो फिर यह हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यह मान लेते हैं दसों एसेट, टोटल एसेट अगर आप सेल कर देते और यह वैल्यू होता 180 रुपीज़, तो आपको यहाँ पे गेन आ गया 80 रुपीज़ का। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसी चीज़ को यहाँ पे जो है समझाया गया है। क्या मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा? ये किसी ब्लॉक ऑफ एसेट का पार्ट बनता है और डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होता है? जब ब्लॉक सीज टू एग्जिट हो जाता है और जो है और कंसिडरेशन जो है वह ब्लॉक से ज़्यादा होता है, कंसिडरेशन ब्लॉक से ज़्यादा होता है, तब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। जब या एक से ज़्यादा एसेट अगर आप बेच देते हो और उसका वैल्यू ब्लॉक से ज़्यादा हो जाता है, तो भी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो भी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कब होगा? जब ब्लॉक अपना खत्म हो जाता है और जो है और जो सेल कंसिडर जब अपना ब्लॉक खत्म हो जाता है और वैल्यू पॉजिटिव रहता है, मतलब कि ब्लॉक का वैल्यू ज़्यादा होता है, तब होता है हम लोग का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यह नेगेटिव हो सकता है बट ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो। अब आ जाता है स्पेशल प्रोविजन फॉर दी नॉन रेजिडेंट। अब आ जाता है स्पेशल प्रोविजन फॉर दी नॉन रेजिडेंट के लिए क्या स्पेशल प्रोविजन है वो हम लोग समझ के चलते हैं। स्पेशल प्रोविजन तो अब आ जाता है स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉन रेसिडेंट। स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉन रेसिडेंट कहने का क्या मतलब है? स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉन रेसिडेंट कहने का मतलब है जो गोरे लोगों ने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है, उनमें क्या स्पेशल प्रोविजन है। वही है, कुछ थोड़ा सा क्या अलग है उसके बारे में एक बार हम लोग समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल से एक बार हम लोग समझेंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा। फॉर टेक एन एग्जाम्पल, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बंदा है जिसका नाम थॉमस है, वह इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला है और उस समय शेयर का प्राइस चला था 8600 रुपीज़ और एक्सचेंज रेट था मेरा 86 रुपीज़ का। तो उसने $100 जो इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, राइट। अब प्राइस बढ़ के हो गया 9900 रुपीज़ और एक्सचेंज रेट मेरा चल रहा था 90 रुपीज़। तो मेरा फॉरेन करेंसी मेरे पास आया 110। तो अब जब वो अपना ज़ीरोधा अकाउंट चेक कर रहा होगा, तो वो हर क्या चेक करेगा, $100 मेरे पास से गया, मेरे पास आ गया 110, तो मेरा हो गया $10 का फ़ायदा, बहुत बढ़िया। वह बोलेगा इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, हम बोलेंगे हाँ। वह करेगा $10 इंटू 90, बोलेगा ₹900 मेरा एक्चुअल गेन हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे तो एक्चुअल गेन तो यहाँ पे ₹1300 का हुआ है, तो ₹400 पे फ़ायदा हुआ, तो वो तो आपने नहीं दिया। तो ये होता है फॉरेक्स का। होता क्या है कि जब आप किसी अलग इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हो, तो जब करेंसी कन्वर्जन होता है, तो फॉरेक्स का गेन और लॉस जो है हो सकता है। जो इंडियन इकोनॉमी है, इसका एक्सचेंज रेट डे बाई डे डॉलर के कंपेयर में बढ़ते ही जा रहा है। तो इस पे जो है कोई भी फॉरेनर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग ने बोला जो आपका एक्चुअल गेन होगा आप उसी में टैक्स पे करिएगा, फॉरेक्स गेन पे टैक्स पे नहीं करिएगा। मतलब ₹4 का जो यहाँ फ़ायदा हो रहा है इंटू $100 दैट इज़ ₹400, इसमें आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ ₹900 पे ही टैक्स पे करना है। और इस केस में जब हम लोग करेंसी कन्वर्जन का यहाँ पे बेनिफिट देके चल रहे हैं, करेंसी कन्वर्जन का जब बेनिफिट देके चल रहे हैं, तब आपको हम लोग इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। देयर विल बी नो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। तो यहाँ पे वही बात बोला जा रहा है, जब भी कोई फॉरेनर जब फॉरेक्स एक्सचेंज जब फॉरेक्स इन्वेस्ट करती है शेयर्स और डिबेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी, तो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन से सेव होने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंसी कन्वर्जन का बेनिफिट देते हैं। तो आपको बाइंग रेट हो चाहे आपको सेलिंग हो, आपको कन्वर्ट करना है एवरेज ऑफ टीटीबीआर एंड एवरेज ऑफ टीटीएसआर, मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। और कैपिटल गेन जो है आपको डायरेक्ट बाइंग रेट पे जो है कन्वर्ट कर देना है। आपको यह जो कैपिटल गेन है आपको बाइंग रेट पे कन्वर्ट कर देना है। तो इसको क्या करना है, आपको जब भी एग्जाम में सॉल्व करोगे तब आपको जो है हमेशा फॉरेन करेंसी में ही आपको गेन लॉस कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। यह वाला बेनिफिट करेंसी कन्वर्जन का 112A में नहीं मिलेगा और 112 वाले में भी नहीं मिलने वाला है। 112A में नहीं मिलेगा और 112 में भी आपको नहीं मिलेगा। तो एक बार टैक्स रेट हम लोग स्टडी कर लें। अगर आप 112A वाले में है 112A वाले में है, अगर आप 23 जुलाई 24 से पहले का है 23 जुलाई 24 से पहले का है, तो आपको 10% का टैक्स रेट है विदाउट इंडेक्सेशन और करेंसी कन्वर्जन। अगर उसके बाद का है तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और विदाउट करेंसी कन्वर्जन। ठीक है,
समझ में आ गया यह नॉन रेजिडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है या नहीं है। चलो अब आ जाते हैं, हम लोग समझते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखो बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जो इंटेंजिबल होते हैं, जिसको आप परचेज तो नहीं करते हो, लेकिन वह ड्यूरिंग द बिजनेस वो अपने आप जनरेट हो जाता है, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, टेनेंसी राइट्स, इन तरह के होते हैं। अगर आपने इसको परचेज किया है तो आप इसका कॉस्ट ले सकते हो, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो नील लेंगे। ऐसा क्यों हम लोग के पास है ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि बहुत लोग जब अपने ब्रांड नेम को सेल करते हैं, कैपिटल गेन तो आना ही आना है, कॉस्ट दिखाने के लिए कि नहीं मैंने ये ब्रांड नेम बनाया, इसका मुझे इतना कॉस्ट लग गया है, तो वह चीज़ को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता अगर सेल्फ जनरेटेड हो तो। अब एसेटलमेंट ऑफ कॉस्ट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, यह एक टॉपिक है, और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है कि हम लोग को टैक्स रेट हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब मानते हैं कि जैसे हम लोगों ने कहा था कि अमलगमेशन के केस में जब अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेट होता है, तो मेरा अमलगमेटिंग कंपनी का शेयर जाता है और अमलगमेटेड कंपनी का शेयर आ जाता है। तो अमलगमेटेड कंपनी का शेयर तो आ गया, उसका कॉस्ट क्या होगा, जो अमलगमेटिंग कंपनी का कॉस्ट था वो होगा। अगर शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड ये सब कन्वर्ट होकर किसी और क्लास ऑफ एसेट में जाता है, तो और क्लास ऑफ एसेट का कॉस्ट क्या होगा, जो इस शेयर्स और डिवेंचर का कॉस्ट होगा। सेम फॉर द कन्वर्जन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, जबकि प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होता है, तो फिर इक्विटी शेयर का कॉस्ट क्या होगा, वह प्रेफरेंस शेयर का जो कॉस्ट है, जो प्रेफरेंस शेयर का जो कॉस्ट है वही होगा। अगर मान लेते हैं कभी ऐसा हुआ कि मैंने लोअर कंसिडरेशन में 56 to 10 मैंने पे लग गया, तो वो 56 to 10 भी जो है उसको हम लोग कॉस्ट मान के चलेंगे, उसको भी हम लोग जो कॉस्ट मान के चलेंगे। अगर कोई इन्वेंट्री कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होता है, स्टॉक इन ट्रेड नहीं, कोई इन्वेंट्री कैपिटल एसेट में, तो कैपिटल एसेट का कॉस्ट क्या होगा, वो इन्वेंट्री का फेयर मार्केट वैल्यू। कभी फॉर टेकन एग्जांपल आपका एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है, या किसी गिफ्ट में या किसी सक्सेशन प्लानिंग में, इनहेरिटेंस में आपको कोई एसेट मिल गया, कोई होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एसेट ट्रांसफर किया, या इंडियन सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर किया, अमलगमेटिंग कंपनी ने अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर किया, डीमर्ज कंपनी ने रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर किया। तो अब जो नई कंपनी बनी उसका कॉस्ट क्या होगा, जो पुराने कंपनी का था कॉस्ट, उसी का कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी लेंगे, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग भी लेंगे, इंडिविजुअल बेनिफिट भी हम लोग इसका कंसिडर करके चलेंगे। वही बात जो यहाँ पे जो समझाया गया है। मतलब मान लेते हैं हमको मेरे फादर ने मुझे 2 एकड़ ऑफ लैंड दिया, तो उन्होंने जो उनका जो कॉस्ट ऑफ परचेज है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो हाँ मेरा हो जाएगा। उन्होंने 15 साल पहले परचेज किया था, तो 15 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग मुझे भी मिल जाएगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट जो उनको मिलना था वो हमको मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर 1/4 के बाद हुआ हो तो यहाँ पे वही है कि अगर होल्डिंग कंपनी नहीं सब्सिडरी कंपनी को कर रही है, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कर रही है, अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेटेड कंपनी को कर रही है, और डीमर्ज कंपनी अगर रिजल्टिंग कंपनी को कर रही है, तब क्या होगा। ठीक है। डी मर्जर के केस में क्या होता है इसके बारे में हम समझाते हैं, इसके बारे में एकदम प्यार से। अगर कोई कंपनी डीमर्ज जो कि एक नई कंपनी बना रही है, एक यूनिट को अलग करके, उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी। तो जो शेयर होल्डर होता है उसका यहाँ पे जो होता है स्टेक होता है, इस डीमर्ज कंपनी में स्टेक होता है, राइट। अब फॉर टेकन एग्जाम्पल उसने इसको परचेज किया था, जिसका कॉस्ट था, लेटर सपोज जिसका कॉस्ट था ओनली 100 रुपीज, राइट। अब मान लेते हैं अब वो रिजल्टिंग कंपनी के पास जा रहा है, तो अब रिजल्टिंग कंपनी कैसे जो है कैसे अब मेरा कितना शेयर यहाँ पे गया, यह कैसे निकालेंगे, कितना है ना। तो अब हम लोग यह निकालेंगे कि जो है यह जो रिजल्टिंग कंपनी को मैंने अपना एसेट ट्रांसफर किया उसका नेटवर्थ क्या था, ठीक है। और जो है यह जो टोटल शेयर्स जो ट्रांसफर हुए उसका बुक वैल्यू क्या था, नेट बुक वैल्यू। देखो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है, ए इंटू बी बाई सी का जो फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन द डीमर्ज कंपनी, बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स इन द डीमर्ज कंपनी एंड नेटवर्थ ऑफ द डीमर्ज कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ, नेटवर्थ क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। वो था मेरा टोटल 100 रुपीज का, उसमें से मैंने 40 रुपीज का जो है शेयर जो है एक नई कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। मेरे पास टोटल था 10 शेयर्स, तो मतलब मेरा 4 रुपये का शेयर जो है रिजल्टिंग कंपनी में चले गया। तो मेरा डीमर्ज कंपनी में कॉस्ट, तो फिर मेरा रिजल्टिंग कंपनी का कॉस्ट हो जाएगा 4 रुपया, और डीमर्ज कंपनी का कॉस्ट क्या होगा, डीमर्ज कंपनी का कॉस्ट 4 रुपया से लेस कर देंगे, वी हैव टू रिड्यूस इट बाई ₹4, बिकॉज 4 रुपया ट्रांसफर हो गया है ना। तो अब 10 में से 4 गया, तो अब मेरा डीमर्ज कंपनी का कॉस्ट हो जाएगा 6 रुपया, वही बात यहाँ पे कहा गया है। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ रेट ऑफ टैक्सेस के बारे में। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 23 जुलाई 24 से पहले पहले कर रहे हो। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, नॉन रेजिडेंट के लिए 10% विदाउट इंडेक्सेशन और विदाउट फ्लक्चुएशन, करेंसी का फ्लक्चुएशन वाला अभी हम लोग ने आपको पढ़ाया था। अदर एसएससी के लिए 20% विद इंडेक्सेशन, अदर एसएससी के लिए 20% विद इंडेक्सेशन, क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशन नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को 112 और 112 में नहीं मिलता है। अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटीज के बारे में करोगे बात, अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटीज के बारे में बात करोगे तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। अदर एसेट्स 20% विद इंडेक्सेशन। अगर 23 जुलाई 24 के बाद हो रहा है तो 23 जुलाई 24 के बाद हो रहा है तो अगर लैंड और बिल्डिंग के केस में सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को बेनिफिट है कि 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन, विच इज मोर बेनिफिशियल। और जो अदर एसएससी है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। अगर लैंड बिल्डिंग आपने 23 जुलाई 24 के बाद ही परचेज किया है तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। और जो अदर अदर एसेट्स के केस में 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। और अगर नॉन रेजिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी है तो वो ये 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और विदाउट फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन। 112 के केस में अगर 23 जुलाई 24 से पहले का है तो फिर 10% का रेट रहेगा एक्सीडिंग 1.25 लाख। अगर 23 जुलाई 24 के बाद का है तो 12.5% रहेगा एक्सीडिंग 1.25 लाख। अगर वो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या बिजनेस ट्रस्ट है। अगर मैं 111A के बारे में बात करूँ, अगर अगर 23 जुलाई 24 से पहले का है तो भी 15% पे टैक्स होगा, अगर 23 जुलाई 24 के बाद का है तो 20% पे टैक्स होगा। और जो नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो जो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स में ही वो सिर्फ टैक्सेबल होके चलता है। तो देखो इसमें तो बस 15% से 20% हो गया, इसमें सिर्फ 10% से 12.5% हो गया। मेन आपको 112 वाला में याद रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग का भी है गेम एक, तो यह मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। और सब में तो आपको याद हो ही जाएगा कि जो इसमें हम लोग जो है क्या क्या जो है करके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अगर आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई है तो पूरा का पूरा हम लोगों ने कैपिटल गेन रिवाइज कर लिया है। और मैं पूरा ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और मैंने ये पूरा नोट्स आप लोग के लिए ही बनाया है। एंड वन मोर थिंग कि यह जो भी स्क्रिबल करता हूँ तो मेरे पास अभी आईपैड नहीं है जिसमें मैं लिख पाऊँ, तो मैं अभी स्क्रीन पे ही लिख रहा हूँ, सो डेट आपको कैसा फील हो रहा है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं वो भी परचेज करके मैं उससे आप लोगों को समझाना चाहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अपने कभी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए। कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।